Today marks the end of season 1. We have had many episodes where we receive very good feedback. और बहुत सारे लोगों ने बताया that we added value to what they were doing or what they were trying to achieve in the future. Top 1%. So what's that? And also, if you can answer this question of getting to $50,000 revenue. देखिए $50,000 अगर आप जीरो पे खड़े हैं और आपने $50,000 पे जाना है तो सबसे पहले आप $1,000 पे जाएंगे। $1,000 पे जाने के लिए आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम उठाना है। किसी भी मार्केट में कोई भी छोटा सा प्रॉब्लम है, आपने वो फिक्स करना है। वो फिक्स करने के लिए आपको उस प्रॉब्लम का जो लोग जिनके साथ वो प्रॉब्लम है उनको ढूंढना है और उन तक आपको पहुंचना है। आप इस जैसे 10 बिजनेसेस को आप मसला सॉल्व करेंगे, $5,000 आ गए। आपके आप $5,000 आ गए, उससे अब आप लें पहला एम्प्लॉई। उस एम्प्लॉई को बोलें बेटा यही जो मैंने सारा काम बताया हुआ है, अब ये और इस टाइप के बिजनेसेस को दूसरी स्टेट्स के अंदर भी करना शुरू कर दे। उनके साथ करना शुरू कर देगा तो आप 5 से 10, 10 से 20, 20 से 50 पे आप आराम से पहुंच जाएंगे। जब हम कंपनी ग्रो कर रहे थे, जब हम बिल्कुल शुरू में थे, तो हमें ऐसे लोग चाहिए थे, मेहनती लोग, ईमानदार लोग, जिनका माइंडसेट ठीक हो, जो मेहनत करना चाहते हो, जो दूसरे टाइप का ऑल्टरनेटिव टाइप का टॉप 1% है। Is there anything like luck or unfair advantage in IT industry? अगर आप 15 साल बगैर रिजल्ट के कोई भी काम करते रहें और उस पर हार्ड वर्क करते रहें तो आप लकी बन जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत जल्द अल्लाह ने बहुत सक्सेसफुल कर दिया है, तो वो कि बिकॉज ऑफ नॉट माई हार्ड वर्किंग बट बिकॉज ऑफ द दुआ और कुछ थोड़ी बहुत हार्ड वर्किंग और थोड़ी बहुत मेहनत, लेकिन मैं ज़्यादातर इस पर दुआओं पे बिलीव करता हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा काम किया। मुझे याद है मैं 2012 से मैं काम ही कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैंने यूनिवर्सिटी किया, यूनिवर्सिटी में भी मैंने ट्यूशन दिया और मैंने बहुत काम किया। अच्छा, अब जब पहले तो इतने वसाइल नहीं थे, लेकिन अब ये है कि अब मैं कर सकता हूँ। अभी भी मैं 14, 15, 16 घंटे में काम कर रहा होता हूँ। अभी मैं संडे को अब यहाँ आने से पहले मैं मीटिंग लेकर आया हूँ। Assalamu alaikum. Today marks the end of season 1. Today you see a different set. After 10 episodes of season 1, we have had many episodes where we receive very good feedback. और बहुत सारे लोगों ने बताया that we added value to what they were doing or what they were trying to achieve in the future. So out of those 10 episodes, we picked 2 guests जिनकी वीडियोस पे बहुत अच्छा फीडबैक आया और बहुत सारे क्वेश्चंस जो ऑडियंस ने कहा कि इनसे आपको पूछने चाहिए थे। सो हियर वी हैव दानिश अयूब एंड ज़ीशान सिकंदर विद अस फॉर द स्टार्ट ऑफ सीजन 2। थैंक यू सो मच दानिश एंड ज़ीशान एंड वेलकम बैक टू द शो। यू वेलकम। हमें भी अच्छा लग रहा है आपके शो पे दोबारा आके। बिल्कुल, जिस तरह से पहली एपिसोड हमारी रीच गई, कितने मैसेजेस आए पंजाब से, आउट ऑफ पाकिस्तान, ओवरऑल पाकिस्तान, काफ़ी मैसेजेस आए। बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया, बहुत सारे सवाल किए, कॉल्स हुई, तो बहुत ज़बरदस्त। अबाउट यू दानिश भाई? बहुत अच्छा यार, सब लोगों ने पूरी दुनिया से, कितनी कंट्रीज से मैसेजेस आए, लोगों ने कॉल्स की, व्हाट्सएप मैसेजेस किए, लिंक्डइन पे रीच आउट किया, तो सब लोगों के साथ बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा इस पॉडकास्ट की वजह से। और आपसे जो भी कॉन्वर्सेशन हुई उससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी सीखने को मिली और बहुत सारे लोग नाराज़ भी हुए। लेकिन ये कि ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस और बहुत सारे लोगों ने हमें रीच आउट किया और मज़ा आया उन सब लोगों से बात करके भी। ठीक है, ज़बरदस्त। So we'll start off with some of the feedbacks that we have received on both of the videos. एक जो कंप्लेन रही है वो ये कि आपने बहुत हाई लेवल पे चीज़ें बताई हैं और दानिश भाई आपने तो स्पेशली मतलब कुछ चीज़ें बता के और फिर सब चीज़ें अल्लाह पे डाल दी। अच्छा, एक चीज़ I'll take a moment and share a bit story. Yesterday, Danish Ayub from Carpe Diem had his annual event where 400 of his employees with their families were present. And one of the key taking point for me personally was कि दानिश भाई ने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डिफाइन की कि हम कहाँ से चले और कहाँ पर हमने अचीवमेंट्स की और where we are headed. He is planning Vision 1000, adding 600 people in next year, inshallah. So one of the, like I mentioned, key takeaway for me was he
donating all his success to Allah subhanahu wa ta'ala. 400 लोगों की कंपनी रिमोट रन करना is such a challenging task, and that to be achieved by someone who is a metric fail in itself is an achievement. But पूरी कन्वर्सेशन करने के बाद दानिश भाई ने सबसे नारा लगवाया कि who is the greatest? Allah is the greatest. So दानिश भाई, what's the story behind that? देखें, मैं अभी जैसे पहले भी आपको ये बता रहा था कि हम हज़रत उमर की जो खिलाफत थी उसमें भी ऐसे था कि अमीरुल मोमिनीन की इतनी बड़ी उसमें मुसलमानों की उस वक्त सल्तनत थी कि कहते थे कि वहाँ सूरज गुरूब नहीं होता। तो हज़रत उमर के पास भी एक आदमी था जो उनके पीछे खड़ा होकर हर वक्त बोलता था अल्लाहु अकबर, ताकि उनको याद रहे कि अल्लाह सबसे बड़ा है और ये अल्लाह की ही देन है। जो भी हमारी तरक्की, कामयाबी, ताकत, जो कुछ भी है हमारे पास, ये अल्लाह की वजह से ही है। मेरे पास भी 400 लोग मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं। सब लोग आते हैं, सब लोग आके तारीफ़ें कर रहे होते हैं कि सर आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, आपने कंपनी को 4 लोगों से लेके 400 लोगों पे ग्रो कर दिया, व्हाट एन अचीवमेंट, व्हाट अ सक्सेस। सब लोग आके कल मुझे यही बोल रहे थे। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो उस वक्त बात थी वो ये थी कि मैं खुद भी ये याद करूँ और याद रखूँ कि अल्लाह सबसे बड़ा है। मेरी तारीफ़ें लोग आगे कर रहे हैं, मैं उन तारीफ़ों के चक्कर में मैं कहीं और बह जाऊं, वो बहने की बजाय क्लियर बात यह है कि सारी सक्सेस अल्लाह की दी हुई है और उसी की वजह से हम कामयाब हैं। और इंशाल्लाह आगे भी जो हमारी तरक्की होगी और हम सब की, वो है ही इसी बात में कि हम अल्लाह को हमेशा याद रखें। बेशक बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। So moving forward to the feedback that we received, अगर हम स्टार्ट करें इस पॉइंट से कि इफ़ समवन इज स्टार्टिंग हिज बिजनेस और उसको अपना बिजनेस लेट्स से $50,000 मंथली रेवेन्यू पे लेकर जाना है, सो व्हाट विल बी द की पॉइंट्स? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ज़िशान। देखिए, सबसे पहले क्या है कि किस तरीके से आप अपना बिजनेस स्केल कर सकते हो। तो जो आपके लिए मेन चीज़ है आपकी कम्युनिकेशन, दूसरा आपकी डिलीवरी। ठीक है, आप अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे पास या एक इंडस्ट्री में कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं या जो भी क्लाइंट्स से कम्युनिकेट सही नहीं कर पा रहा है, उसको डेली की रिपोर्ट नहीं मिल रही है, उसको पता ही नहीं होता कि क्या चीज़ चल रही है, कहाँ पे चल रही है। ठीक, उसको अपने प्रोजेक्ट्स की अपडेट्स नहीं मिल रही होती। तो जैसे हम क्या करते हैं, हम एट द एंड ऑफ द डे हम सारे प्रोजेक्ट्स की समरी क्लाइंट्स के पास दे रहे होते हैं कि यार ये अपडेट है, और हमारी स्टैंडअप्स होती हैं, क्लाइंट्स के साथ होती हैं और वीकली हमारी कॉल्स होती रहती हैं। तो उसमें ये है कि हम क्लाइंट्स को अप टू डेट रखते हैं कि वो क्या जो इसके प्रोजेक्ट्स हैं, जो उनकी अपडेट्स हैं, वो ये चीज़ें हैं। दूसरा, हमारी डिलीवरी पे हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जो भी हम लोग मोबाइल ऐप्स पे हम लोग मोस्टली काम कर रहे होते हैं, तो हमने अपने पास QA टीम रखी हुई है। बग्स वगैरह हम लोग मेक श्योर करते हैं कि वो ना आए उस तरीके से। तो अगेन इसके जो 2 शॉर्टकट्स हैं वो यही है कि आप कम्युनिकेशन अपनी बेहतर रखें, दूसरा अपनी डिलीवरी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना आने दें। So production team you're saying is the most valuable asset. So if someone don't have any sale और उसके पास प्रोडक्शन टीम बहुत अच्छी है, तो क्या करेंगे? अगर सेल्स ही नहीं आ रही, प्रोडक्शन टीम अच्छी है, तो क्या फ़ायदा? सही है, फ़ायदा ही नहीं है। They'll start from sales और प्रोडक्शन। नहीं, सेल्स तो हमारी लास्ट कन्वर्सेशन में यही हुआ था कि सेल्स जब तक आपकी 30 बंदों की टीम है, आप सेल्स खुद ही कर सकते हो। एज अ CEO आप खुद इनिशियल तो सेल्स आप खुद ही लेकर आ सकते हो। अगर आप नहीं हो सेल्स में इतने अच्छे, तो आप 1-2 बंदे रख दो सेल्स के लिए जो आपका सेल्स का मसला सॉर्ट आउट करें। लेकिन वंस यू हैव ग्रोन योर टीम 30+, फिर आप ये है कि अब आपको सेल्स की टीम पे फोकस करना चाहिए और आपको सेल्स का एक पूरा पाइपलाइन बनाना चाहिए। और प्रोडक्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। If you are to start from scratch again, how soon you think you are the only person? You will hire other developers, sales team members. तो आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा आपको $50,000 तक पहुंचने में? क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है और मुझे सारा एक्सपीरियंस है, तो आई डोंट थिंक मुझे 2 से 3 महीने भी नहीं लगेंगे। लेकिन अगर मेरे पास ये एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है, तो मेरे ख्याल में किसी बंदे के लिए 2 years शुड बी इनफ कि इस लेवल पर आ जाए, या 1.5 years इज इनफ। लेकिन सिंस आई नो कि किस बात पे जाना है इस टारगेट को, ऐसे ज़्यादा टारगेट को अचीव करने के लिए, तो अगर मुझे वापसी करना हो तो मुझे इतना इशू नहीं आएगा। सही है। दानिश भाई, you mentioned yesterday top 1%. So what's that? And also if you can answer this question of getting to $50,000 revenue. देखिए, $50,000 अगर आप जीरो पे खड़े हैं और आपने $50,000 पे जाना है, तो सबसे पहले आप $1,000 पे जाएंगे। $1,000 पे जाने के लिए आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम उठाना है। किसी भी मार्केट में कोई भी छोटा सा प्रॉब्लम है, आपने वो फिक्स करना है।
वो फिक्स करने के लिए आपको उस प्रॉब्लम का जो लोग जिनके साथ वो प्रॉब्लम है उनको ढूंढना है और उन तक आपको पहुंचना है। तो फॉर एग्जांपल अभी हम एक प्रॉब्लम उठा लेते हैं, एक ऐसा लोकल बिजनेस अमेरिका के अंदर, स्मॉल बिजनेस जिसके रिव्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे, जिसके रिव्यूज़ ख़राब हैं। तो आप सबसे पहले उसी बिजनेस को रीच आउट करें, उनके डेटा निकालें, उसके ओनर को रीच आउट करें, बोलें यार आपके रिव्यूज़ ख़राब हैं, मैं आपके रिव्यूज़ बेटर कर देता हूँ, और जो है जो आपके पुराने कस्टमर्स हैं मैं उनसे भी रिव्यूज़ आपको अच्छे ला के दे देता हूँ, आपकी वेबसाइट के अंदर प्रॉब्लम है वो भी फिक्स कर देता हूँ। और ये मैंने एक एनालिसिस बनाया आपके बिजनेस के ऊपर, अगर आप ये चीज़ें फिक्स कर दें तो आप ये काम अच्छा कर सकते हैं। येल्प के आप ही के टाइप के बिजनेसेस के इस टाइप के रिव्यूज़ आ रहे हैं, वो भी मैंने ऑडिट कर ली हैं। ये उसका समरी ये है। अगर आप चाहते हैं मैं डिटेल्ड आपको इसका एनालिसिस दूं तो मैं डिटेल्ड एनालिसिस भी आपको दे दूंगा $500 का। तो $500 उनके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। $500 वो आपको देंगे और अपने बिजनेस का एनालिसिस ले लेंगे। आप वो सारा एनालिसिस उसको चैट जीपीटी से करके देंगे, $500 आपकी जेब में आ गया। अब आपकी जेब में आ गया $500, अब आपने इसी टाइप का दूसरा बिजनेस ढूंढना है और पहले बिजनेस से आपने लेना है वीडियो टेस्टिमोनियल। पहले बिजनेस से आपने वीडियो टेस्टिमोनियल लिया, दूसरे बिजनेस के पास गए, दूसरे बिजनेस को सेम एरिया में, सेम लोकेलिटी में, सेम नीश के बिजनेस के पास आप गए, उसको बोला यार आप ही के टाइप के बिजनेस का मैंने एक मसला सॉल्व किया है और ये उसके ओनर का वीडियो टेस्टिमोनियल्स है। अगर आप अपना मसला हल कराना चाहते हैं तो $500 आप भी दें और आपका मसला भी हल करूं। आप इस जैसे 10 बिजनेसेस को आप मसला सॉल्व करेंगे, $5000 आ गए आपके। आप $5000 आ गए, उससे अब आप लें पहला एम्प्लॉई। उस एम्प्लॉय को बोलें बेटा यही जो मैंने सारा काम बताया हुआ है, अब ये और इस टाइप के बिजनेसेस को दूसरी स्टेट्स के अंदर भी करना शुरू कर दे। उनके साथ करना शुरू कर देगा तो आप 5 से 10, 10 से 20, 20 से 50 पे आप आराम से पहुंच जाएंगे। तो बात फिर वही है, सॉल्व प्रॉब्लम्स, गेट पेड। फाइंड अ प्रॉब्लम, फाइंड द मार्केट, स्टार्ट सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, फाइंड एन ऑटोमेटेड वे of solving that problem and start getting paid, start making money. Easy as that. Awesome. Thank you so much. How about the top 1% talent? How do you define that? How do you find such talent? It's like homegrown talent. आप पहले लाते हैं उसको, फिर train करते हैं. Like you mentioned in the previous podcast, you don't hire someone having like less than 27 years of age. So how does that work out for you? देखिए, top 1% इस दुनिया के अंदर सिर्फ 1% लोग अमीर हैं, सिर्फ 1% लोग जिम जाते हैं, सिर्फ 1% लोगों को जो बात बोली जाए उनको बात समझ में आती है, सिर्फ 1% लोग जो हैं वो एक प्रॉब्लम के ऊपर लंबे टाइम तक फोकस कर सकते हैं। तो इसका मतलब इस दुनिया में कामयाब कौन होंगे? 1% लोग। उससे ज़्यादा लोग कामयाब इसमें हिस्टोरिकली होते ही नहीं है। तो अब आपको ऐसे लोग ढूंढने हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हों चाहे ना पढ़े लिखे हों। आपको ऐसे लोग ढूंढने हैं जिनको आप ट्रेन कर सकते हो। उनके पास वर्क एथिक मौजूद है कि वो एक प्रॉब्लम के साथ लंबे अरसे तक ट्रैवल कर सकते हैं, उसको फिक्स करने की कोशिश कर सकते हैं। उनके पास वो डिसिप्लिन अगर नहीं भी है तो उस डिसिप्लिन को बिल्ड कर सकते हैं। तो आप उस जैसे लोगों को ढूंढें, उन जैसे लोगों को ग्रूम करें, उन जैसे लोगों की मदद करें और उन जैसे लोगों को ट्रेन करके आप जो प्रॉब्लम्स फिक्स करवाना चाह रहे हैं वो आप करवाएं। आपका प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाएगा, वो भी पैसे कमाएंगे, आप भी पैसे कमाएंगे। तो आप अच्छे लोग ढूंढें, उनको ट्रेन करें। दूसरा तरीका इसका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी से आप स्टूडेंट उठाएं जो जिनके हाई जीपीए आते हों, जिनके पास जो भी वो ट्रेनिंग्स वगैरह कर रहे हैं, जो भी उनके स्किल्स हैं उसमें वो हायर नंबर्स लेके आते हों। आप ऐसे लोगों को उठाएं और उनको जो भी पैसे मांगते हैं, जो भी उनको फैसिलिटीज़ चाहिए या जो भी उनकी डिमांड्स हैं वो आप उनको पे करें, आप उनको हायर कर लें। तो दो तरीके हैं इसको। आपने अच्छे लोग लेके आने हैं जो प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हो। एक पढ़े लिखे लोगों का सेट है और एक कम पढ़े लिखे लोगों का सेट है। दोनों लोगों को लेके आप, जब हम कंपनी ग्रो कर रहे थे, जब हम बिल्कुल शुरू में थे, तो हमें ऐसे लोग चाहिए थे, मेहनती लोग, ईमानदार लोग, जिनका माइंडसेट ठीक हो, जो मेहनत करना चाहते हो, जो दूसरे टाइप का, ऑल्टरनेटिव टाइप का टॉप 1% है। तो हम उन लोगों के विनर्स, उस टाइप के विनर्स को हम अपनी कंपनी में लेके आए, जो हमारी कंपनी की बैकबोन है, जो हमारी कंपनी का ब्लड है। हम उन लोगों को लेके आए। अब हम जब चाहते हैं और ज़्यादा स्केल करना, तो अब हम ऐसे भी लोग अपनी कंपनी के अंदर हम लेके आना शुरू हैं जो टॉप ऑफ द क्लास, टॉप ऑफ द लाइन अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, अब हम उन लोगों को भी लेके आना शुरू हैं। लेकिन जो हमारी कंपनी को जिन लोगों ने बिल्ड किया है वो वही लोग हैं जो मैंने आपको बताया, पीपल हु आर लुकिंग फॉर सेकंड चांसेस इन देयर लाइफ। हम उन लोगों को लाए, उन लोगों को ट्रेन किया, उन लोगों को ग्रूम किया, उन लोगों के साथ हम चले। और मैं समझता हूँ कि दुनिया के चंद बेहतरीन लोग जो हो सकते हैं वो हमारे पास हैं। अच्छा, यस, नो डाउट अबाउट इट। जबरदस्त। हाउ अबाउट यू ज़िशान, अबाउट योर टीम? यू थिंक यू हैव लाइक टॉप 1%? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग अभी हैं काम कर रहे हैं, अराउंड 60+ टीम मेंबर्स हैं। जो भी है वो एक
एक से बढ़कर एक ही है। सब कह सकते हैं कि यार वो 600 बंदों में से 60 बंदे हैं या 6000 बंदों में से वो टॉप के जब बंदे अल्लाह हैं। पाक आपकी मदद करना चाहता है ना, वो दिखती इसी तरह है। अल्लाह पाक आपके काम करने के लिए अच्छे लोग आपके साथ भेज देता है। इन लोगों के, अगर दिशान के पास अच्छे लोग हैं, कैसे हैं अच्छे लोग? कुछ दुआ करी होगी, या अल्लाह पाक मेरे मसले अच्छे कर दे, आसान कर दे। इनके पास अल्लाह पाक ने अच्छे लोग भेज दिए, मेरे पास भी इसी तरीके से भेज दिए। आप अच्छी टीम के बगैर आप ग्रो नहीं कर सकते। हमारी कंपनी की वेबसाइट क्या है? carpediem.team। तो टीम के बगैर आप हो ही नहीं कुछ, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही 100%। तो जो भी हमारा प्रोसीजर होता है इंटरव्यूज वगैरह का, वो सीवीज तो बहुत ज़्यादा आती हैं, हर जगह से मल्टीपल चैनल से सीवीज आ रही होती है, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा फिल्टर करके हम लोग किसी भी रिसोर्स को लेकर आते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल क्रीम चाहिए होती है, क्योंकि हम मोस्टली क्लाइंट के साथ फ्रंट पे होते हैं वो तो हम वहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो अब आते कहाँ से हम लोग, एक तो ये है कि एक्सपीरियंस टीम आ रही होती है, दूसरा ये कि हमने एक अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रन कर रहे हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं हम लोग, वहाँ पर बैचेस पूरे बैचेस का एक टेस्ट लेते हैं, और उनमें से भी जो 10-12 फिल्टर होते हैं उनको हम लोग अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में लेकर आते हैं। वो जो ऑलरेडी टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग 3 महीने की और ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, हमारे पास ट्रेनिंग? पेड ट्रेनिंग। अच्छा, उनको आप पे भी करते पे हैं? भी कर रहे हैं। अच्छा। हम उनको 20,000 पर सिर्फ सिखाने के हम लोग पे कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो वहीं पर हमारे पास ही हायर हो जाते हैं। 3 महीने की इनकी ट्रेनिंग है, हमारे पास ट्रेनर है, रूम्स हैं, सब कुछ है, अलग ही किया हुआ है। What's the success rate of that training that you're providing के 12 बंदे आ रहे हैं और 12 बंदे प्रोडक्शन या हमारे साथ ऐसा client भी हुआ level? है कि अभी ट्रेनिंग कंप्लीट भी नहीं हुई, लेकिन वो प्रोडक्शन में आ चुके हैं already। अच्छा, तो ये हमें रेशो मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। बीच में हमने थोड़ा सा पॉज कर दिया था ट्रेनर्स की वजह से, लेकिन अब हम वापस रिज्यूम किया है। तो ऐसे ही है कि 3 महीने पहले से वो लोग प्रोडक्शन में आना शुरू हो जाता है, जबरदस्त। ये वो ऑलरेडी क्रीम बच्चों को ही हमने फिल्टर आउट किया है पहले से। और हम ये भी देखते हैं कि उसमें कितनी भूख है सीखने की। अगर आप उसको ज़बरदस्ती सिखाओगे तो वो उस लेवल का नहीं आ सकेगा। फिर हम लोग अगर 3 महीने में अगर हमें लगता है कि यार कोई अप टू द मार्क नहीं है, तो हम वहीं पर उनको मना कर देते हैं। लेकिन जो भी हमें मोस्ट ऑफ द केसेस वो हमारे प्रोडक्शन में ही आते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हमारे पास टीम बनी है, वो यही स्टूडेंट्स ही कन्वर्ट होके प्रोडक्शन में गए हैं। Is there anything like luck or unfair advantage in IT industry, or if we talk about your success, आपको लगता है ऐसा कुछ है? Luck or unfair advantage? देखिए, अभी हम सक्सेसफुल तो हुए नहीं, अभी तो हम स्टार्ट हुए हैं। अच्छा, तो सक्सेसफुल तो हम तब होंगे जब पाकिस्तान में भी 1 लाख आदमी की कंपनी बनेगी। पाकिस्तान में अभी आप हमारे पड़ोसी मुल्कों में आप देखें 1 लाख आदमी की कंपनी, हमारे यहाँ क्यों नहीं है? हमारे यहाँ बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही कोई थोड़ी सी तरक्की हासिल करता है ना, लोग उसको छोड़ के समझते हैं हम भी वही एक छोटी सी दुकान बना लें। तो हमारे यहाँ ना ज़्यादातर लोग छोटी छोटी दुकानें बनाने में इंटरेस्टेड हैं, फ्रीलांसिंग करने में इंटरेस्टेड हैं। हमारे यहाँ बड़ी कंपनी बनाई जाए जिससे पूरे मुल्क की बेहतरी हो, बहुत सारे लोगों की बेहतरी हो, सब लोग मिल के आगे बढ़ें, वो किसी का भी ख्याल नहीं है। तो उस तरफ हमें सोचना चाहिए, और आईटी इंडस्ट्री हमारी तब तरक्की करना शुरू करेगी जब हम भी यहाँ पे सोचेंगे यार हमारी भी पाकिस्तान से 1 लाख आदमी, 2 लाख आदमी, 6 लाख आदमी की कंपनी बने। तो एक तो बात यह है, जैसे हम अभी सक्सेसफुल नहीं है, हम अभी स्टार्ट हुए हैं। अच्छा, अब आप सक्सेसफुल या उस तरफ आप कैसे स्टार्ट होते हैं, उसमें लक का क्या अमल दखल है? मैं ये समझता हूँ कि लक का दूसरा नाम है हार्ड वर्क। अच्छा, हाँ, जो अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हैं और ज़्यादा लंबे अरसे तक कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप हार्ड वर्क करते हैं 6 महीने, तो आप कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। अगर आप 6 साल कर सकते हैं तो फिर आप कुछ उखाड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप 15 साल करेंगे तो 100% आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, 100%। अगर आप 15 साल बगैर रिजल्ट के कोई भी काम करते रहें और उस पर हार्ड वर्क करते रहें तो आप लकी बन जाएंगे। तो बस उसके बाद जब आप 15 साल बाद लकी बन जाएंगे, आप हर चीज़ को हाथ लगाएंगे, वो सोने की बनना शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए आसान फार्मूला वो यही है कि 15 साल तक हार्ड वर्क करने की कोशिश करें, सही है। बगैर रिजल्ट के। या देयर वाज एनी इवेंट यू फाउंड कि यार ये जो मुझे प्रोजेक्ट मिला या ये बंदा जो मेरे पास आ गया, और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंड टू यू? बिकॉज ऑफ लक। या जैसा कि दानिश भाई ने कहा कि लक का दूसरा नाम हार्ड वर्क Hard है, work। मैं समझता हूँ कि लक का दूसरा नाम नसीब, और नसीब इंसान अपना खुद बनाता है। ठीक है, किस तरह से? वही मेहनत करके दुआएं लेकर। ठीक है, मैं समझता हूँ माँ बाप की दुआएं मेरी सक्सेस में बहुत ज़्यादा
अमल किए, माँ बाप की, मेरी वाइफ की, मेरी बहनों की, मेरे भाई की, मेरी फैमिली की, इन शॉर्ट। तो उनकी दुआएं बहुत ज़्यादा करती हैं। और बाकी जो जिनके लिए आप मदद कर रहे हो, तो दुआ प्लस आपका हार्ड वर्क इज़ द लक, ये है नसीब। तो मुझे ऐसा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत जल्द सक्सेसफुल, अल्लाह ने बहुत सक्सेसफुल कर दिया है। तो वो कि बिकॉज ऑफ नॉट माई हार्ड वर्किंग बट बिकॉज ऑफ द दुआ और कुछ थोड़ी बहुत हार्ड वर्किंग और थोड़ी बहुत मेहनत, लेकिन मैं ज़्यादातर इसमें दुआओं पे बिलीव करता हूँ। जिस तरह हदीस में आता है कि अगर कोई इंसान चाहता है कि उसकी उम्र में बरकत हो तो वो अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न अखलाक से पेश आए। अच्छा, रिश्तेदार लोग समझते हैं कि घर के बाहर वाले लोग होते हैं, तो आपके जो भाई हैं, आपके वालिदैन हैं, ये आपके सबसे पहले रिश्तेदार हैं, उसके बाद एक्सटेंडेड फैमिली। बिल्कुल ठीक है। तो मूविंग फॉरवर्ड, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं पाकिस्तान में जिनके टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स पाकिस्तान से बाहर हैं, और मतलब एक अच्छी भी लगती है बात बोलने में भी, सुनने में भी, कि हमारे यूएस में ऑफिस है। नॉट ओनली वी हैव एन ऑफिस बट आवर एग्जीक्यूटिव लेवल टीम इज सिटिंग देयर। बहुत सारी कंपनीज हैं पाकिस्तान में, सना फोलियो देख लें, 10% देख लें, या फिर नीसन देख लें, उनकी हायर मैनेजमेंट वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। So we'll start with Dishan. Is there anything that you're planning in that regard? Not right now, but maybe soon, maybe कुछ आने वाले कुछ वक्तों में। मैं समझता हूँ कि अगर आपका, हमने काम लोकली तो हमने करना नहीं है, हमने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को डील करना है। तो एक एडवांटेज, अगर एक मिसाल हम यूएस में बैठे हुए हैं, हम अभी यूएस की क्लाइंट्स को ही रीच आउट करते हैं या किसी भी तरीके से उनको अप्रोच कर रहे होते हैं, तो अगर हम लोग वहीं पर हों तो उसका जो एक एडवांटेज कितना ज़्यादा मिल सकता है हमें। हम इवेंट्स के लिए हम भाग रहे होते हैं, यार इवेंट्स, इस इवेंट में जाना है, यहाँ पे नेटवर्किंग वगैरह करनी है। अगर हम यूएस में ही बैठे हुए हों, ठीक है, या एक मिसाल है सऊदीया में भी आजकल बहुत काम हो रहा है, हम वहाँ पे बैठे हुए और वहाँ पर हम नेटवर्किंग करके वहाँ पर पिच करें, और कितना ज़्यादा एक एडवांटेज है कि हमें वहाँ से फिर, क्योंकि हम यहाँ से भी अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ से भी हमें मिल रहे हैं प्रोजेक्ट, तो वहाँ से तो और ज़्यादा मिल सकता है। अगर मिसाल है 10 प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं एक साल में, तो वहाँ पर 100 प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं क्योंकि हम वहीं पर हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी के पास मौका हो और अपनी स्केल करनी है कंपनी, तो एडवांटेज है बाहर जाना। आपने भी व्हाट आई नो यू हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, मेरे ख्याल है 8 से 10 कंट्रीज आप माशाल्लाह घूमे हुए हैं, काफ़ी सारे इवेंट्स भी आपने टेक्निकल नॉन टेक्निकल अटेंड किए हुए हैं। सो यू हैव रिसीव्ड एनी रेफरल और बिजनेस फ्रॉम दोज नेटवर्किंग? मैं लास्ट यूरोप किया था, तो वहाँ पर हमारा ऑस्लो में एक इवेंट था, वहाँ से मुझे काफ़ी लोगों ने, जो इवेंट था वहाँ से मुझे अप्रोचेस है, वहाँ से मैंने कन्वर्जन्स भी की। अच्छा, कन्वर्जन तो भी की? मीटिंग्स, इवेंट से मैंने कन्वर्जन की है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसमें सक्सेस मिली है वहाँ पर। ठीक। How about you? I know you have a very clear understanding of how this should be answered, so would love to hear your thoughts on this. देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप का टारगेट क्या है। तो बाहर, अगर आपने बाहर से सेल लेके आनी है और आप ये समझते हैं कि जी बाहर हमारा ऑफिस होना चाहिए या हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए, तो आपका रेवेन्यू टारगेट क्या है, इस वक्त क्या टारगेट है और आप किधर जाना चाह रहे हैं और वहाँ से आप कितना ले आएंगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर आज आप $1 मिलियन पर मंथ पे खड़े हैं, तो $1 मिलियन पर मंथ पे खड़ा हुआ जो कंपनी है, उसको ये डिसीजन लेना है कि उसको बाहर अपना ऑफिस बनाना है, या $5 लाख पर मंथ पे जो आदमी खड़ा हुआ है, उसको ये डिसीजन लेना है कि मुझे अपना बाहर ऑफिस बनाना है या यूएस में अपना ऑफिस बनाना है। तो उसके लिए कोई एक लेवल होगा, जिस लेवल पे जाके आप ये फैसला कर सकते हैं कि आपने बाहर अपना ऑफिस बनाना है या नहीं बनाना। तो अभी तक जिस लेवल पे हम खड़े हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारा बाहर ऑफिस होना चाहिए या बाहर ऑफिस बनाने से हमें कोई फ़ायदा होगा। अगर बाहर ऑफिस बनाने से फ़ायदा होगा, तो जो ऑलरेडी बाहर लोग बैठे हुए, मैं उनके साथ ही पार्टनर कर लूँ, तो मेरी प्रेजेंस भी हो जाएगी और वहाँ पे मेरे वहीं के लोकल लोग होंगे, गोरे, मैं हायर कर सकता हूँ, इसी तरीके से उनके साथ पार्टनर कर सकता हूँ, जो अपना कट रख के 20%, 25% रख के वो बिज़नेस मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं। वेयर एज अगर मैं अपना ऑफिस बनाऊंगा तो उसकी कॉस्ट मुझे 20-25% से ज़्यादा पड़ जाएगी। तो इसलिए मैं अभी इस लेवल पे ये बैठा हुआ ये समझता हूँ कि मुझे मेरा बाहर ऑफिस बनाना कोई इतना फ़ायदेमंद नहीं है। हाँ, अगर लेटर ऑन इन लाइफ ऐसी कोई चीज़ आती है जहाँ पे मुझे एक वायबल ऑप्शन लगा कि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, तो मैं अपना ऑफिस ज़रूर बना लूँगा बाहर, और बाहर लोग ज़रूर हायर कर लूँगा। एट दिस पॉइंट इन टाइम मुझे ऐसा नहीं लगता कि बाहर ऑफिस बनाना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है।
ठीक है। तो बिजनेस में तो हम जो भी काम करते हैं प्रॉफिट के लिए करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं करते कि जी बाहर हमें होना चाहिए। इसका तो कोई मकसद नहीं है, अगर फायदा है तो हो, नहीं हो तो ना हो। फॉर द लास्ट 2-3 years पाकिस्तान में बहुत सारे मतलब कॉन्वर्सेशन ये रही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, ठीक है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखें, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा तो उससे किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा? पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट कर जाएगा तो क्या आपका क्लाइंट आपको बाहर से पैसे नहीं भेजेगा? क्या आपका क्लाइंट आपसे काम कराना बंद कर देगा? आपसे क्लाइंट, बाहर का जो क्लाइंट है क्यों काम करता है? वो आपसे इसलिए काम करता है कि आप अच्छा काम सस्ते में करके देते हैं, ठीक है। उसको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं कि ईरान में बैठे हैं कि जापान में बैठे हैं, इससे तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। वो अपना फ़ायदा देख रहा है। तो अगर पाकिस्तान आज अपना नाम चेंज करके टिश्यू पेपर रख लेता है तो उससे भी क्या फ़र्क पड़ जाएगा क्लाइंट को? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, नहीं डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ये बेकार की बहस है। अच्छा। इससे कोई कुछ लेना देना ही नहीं है। क्लाइंट आपको काम भेजता रहेगा, आप क्लाइंट को काम करके देते रहेंगे। आपके लोग भी पाकिस्तान में वही इंजीनियर्स हैं जो काम कर रहे होंगे, सारी चीज़ें वैसी रहेंगी। हाँ, लेकिन टीवी पे इश्तिहार चलाने के लिए, खबरें चलाने के लिए, थोड़ा लोगों को परेशान करने के लिए डिफ़ॉल्ट हो रहा है। बट डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो उससे क्या, आपका एक कान और निकल आएगा, क्या हो जाएगा आपको? ठीक है, कुछ नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जिसको पड़ रहा होगा फ़र्क, उसको पड़ रहा होगा। आपका तो बिजनेस ही एक्सपोर्ट है और डॉलर आपको आ रहा है और आपने सारा काम ऑनलाइन डिलीवर करना है। ना आपकी कोई पोर्ट्स एंड शिपिंग इसमें इन्वॉल्व है, ना कोई कंटेनर इन्वॉल्व है, ना बैंक की एलसीज इन्वॉल्व हैं। आपके बिजनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ऐसी चीज़ जिससे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसके बारे में परेशान होते रहें बैठ के और इधर उधर उस पर ही दिमाग का एक हिस्सा लगाते रहें, बेकार है। उससे अच्छा जो जहाँ से आपका बिजनेस बढ़ सकता है, जहाँ से आप क्लाइंट लेके आ सकते हैं, उस पर अपना टाइम और फोकस ज़ाया करें। ऐसी चीज़ें जो नॉन इशू हैं हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए, उन पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। So Dishan, you talked about in the last podcast as well having partnering up with your team members. So Danish bhai also touched that point. If we want to scale our company to 10,000 or 100,000 employee company, there have to be board of directors जो कि partner हों, share holders हों। तो आपको क्या लगता है कि अभी आपकी एक तो how is it structured? Have you trusted someone in your team with that regard? And how are you looking forward to? अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैं बिल्कुल आई वाज ओनली ओनर ऑफ द कंपनी। मेरे साथ कोई को फाउंडर नहीं था। एंड आई रियलाइज कि जब मेरी कंपनी 15 से 20 लोगों पर चले गई तो आई वाज नॉट एबल टू स्केल अप। ठीक है, मुझे वहाँ पर रियलाइज़ हुआ कि मुझे अब मैनेजिंग पार्टनर्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैंने एक मैनेजिंग पार्टनर किया, फिर उसके साथ मर्ज अप करके मैंने देखा कि वी आर एबल टू रीच टू 40। फिर वहाँ पर अगेन सेम कि हम लोग स्टक हो गए और ज़्यादा स्केलेबल नहीं हो पा रहे थे, तो हमने फिर और मैनेजिंग पार्टनर्स को ऐड किया। तो अच्छा। मैनेजिंग पार्टनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अकेले कंपनी कहाँ तक लेकर जाओगे? ये किस आप प्रोडक्शन संभालोगे, आप सेल संभालोगे, आप मार्केटिंग संभालोगे, आप क्या क्या संभालोगे? तो अगर आपके पास मैनेजिंग पार्टनर है और ईच डिपार्टमेंट को वो हेड कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि आप कंपनी को स्केल कर सकें। तो अगर आपके पास नहीं है कोई मैनेजिंग पार्टनर्स तो आपके लिए डेफिनेटली आप इसके लिए एक्सपेंड नहीं कर सकोगे। एक वक्त आएगा कि आप स्टक हो जाओगे, और अगर आप अपनी कंपनी में स्टक हो गए, अगर आप 2 साल तक आप सेम रेवेन्यू है तो ये आपके लिए लॉस है। Danish, you don't come from a traditional technical background. You don't even have your intermediate certificate with you. You're a metric fail, as you claim that. So, but you're also running a software development marketing agency, largely a marketing agency, but also software development. So, how is that coming along? Do you also have partners in your business? देखिए, चूँकि मैं ये समझता हूँ कि बिज़नेस आपका प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, फिर उसके बाद आप उसको जो भी आपने उसमें प्रॉफिट शेयरिंग करनी है, पार्टनरशिप्स करनी है, वो फिर आप उसके बाद करें। जब आप बहुत ही अर्ली स्टेज पे लोगों के साथ वादे कर लेते हैं, कमिटमेंट्स कर लेते हैं, तो फिर आपको वापस पीछे हटना पड़ता है। आपने वो फेसबुक वाली मूवी भी देखी होगी, द सोशल नेटवर्क। उसमें भी वो मार्क जकरबर्ग का दिखाते हैं ना कि वो उसने एडवार्डो सेवरन के साथ वादा कर लिया और फिर उसके बाद पीछे हटना पड़ा। तो शुरू में आप बहुत सारे कस्में वादे कर लेते हैं और फिर जब रियलाइजेशन किक इन होती है तो फिर आपको पीछे हटना पड़ता है। तो इस किस्म के काम करने की बजाय आप पहले एक स्केल अचीव करें,
उसके बाद प्रॉपर ऐसा काम करें, जबान आप वो करें जो फिर आपको वापस ना लेनी पड़े। तो इससे क्या होता है, फिर आपका ट्रस्ट खराब नहीं होता लोगों के साथ। तो हमारा प्लान इसके लिए ये है कि हम प्रॉपर अपनी कंपनी जो है उसके मार्केट में शेयर फ्लोट करेंगे स्टॉक एक्सचेंज में, और अपने एम्प्लॉइज को हम उसके शेयर्स देंगे, स्टॉक ऑप्शंस देंगे, ताकि वहां से उनको प्रॉफिट मिले। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम इसको काम करना चाहते हैं। और जो भी काम करना हो उसके लिए अच्छा बेहतर यही है कि आपके जहन में अगर कोई सवाल आता है, अगर इस्लामी टाइप का कोई सवाल आता है तो मुफ्ती साहब से मशवरा कर लें, और अगर इस टाइप का कोई सवाल आता है तो किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट को थोड़े पैसे दे लें और उससे डिस्कस कर लें, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर ऑप्शन बता देगा। और बजाय इसके कि आदमी जो है वो अपनी कंपनी के पार्टनरशिप पे बांटता रहे और बाद में वो बेचारा जलील हो रहा हो, ऐसे करने की बजाय वो पहले ही किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट जो होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे मशवरा कर लेना चाहिए। ठीक है, लेट्स डिस्कस some points also that we missed or did not discuss in details for sales. अच्छा, एक नॉर्मल प्रैक्टिस है जो कि कोल्ड ईमेल में अगर रीच आउट करते हैं, कोल्ड रीच आउट करते हैं कॉल के ऊपर, ईमेल्स के ऊपर, इवन ऑन व्हाट्सएप और एसएमएस, तो सूडोनेम्स इस्तेमाल करते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या इसकी ज़रूरत है और ये होना चाहिए, या इसके बगैर भी काम चल सकता है? इसके बगैर बिल्कुल काम चल सकता है, लेकिन अगर ये है तो एक एडवांटेज है, क्योंकि अगर मिसाल है हम लोग गोरों को हमें सर्विसेज देनी है, अगर जब उसको लगता है कि यार गोरा सामने ही बैठा हुआ है, सही, या गोरा नहीं, एक एटलीस्ट उसका एक्सेंट मिल रहा है, उसका कल्चर मिल रहा है, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। ये एक मेरी सोच है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, लेकिन ये सोचे कि इसको उसी की तरह का बंदा बात कर रहा है तो उसको ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, वो ज़्यादा चांस है कि वो आपको बिजनेस दे सकता है। तो कुछ है सूडोनिम्स हमारे यहाँ भी, ठीक है, और जैसे मार्केट का एक ट्रेंड है, तो हम यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर हम लोग कोल्ड आउटरीच वगैरह करते हैं, लेकिन हमारा कोल्ड आउटरीच और ये हमारा मॉडल कंपैरेटिवली बहुत कम है, कि हमारा मोस्टली प्लेटफॉर्म से हमारी सेल्स जनरेट होती है। वहाँ तो हो ही नहीं, वहाँ तो हमने अपने नाम के साथ ही जाना है, वहाँ पर आप सूडोनिम्स के साथ नहीं जा सकते। ठीक है, हाउ अबाउट यू दानिश भाई, on what's your take on this? मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक हम एक पॉइंट पे पर डे की, मेरा ख्याल है कोई 20,000 कोल्ड ईमेल्स भेज रहे थे। अच्छा। तो तकरीबन 6 लाख कोल्ड ईमेल्स हो गई हैं, 5-6 लाख कोल्ड ईमेल्स पर मंथ। तो हमने तो कभी इस तरह, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक सूडोनेम ना भी हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब बिजनेस फंडामेंटल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी ऑफ़र ठीक होनी चाहिए, प्रोडक्ट मार्केट फिट होना चाहिए, और जो भी होगा अगर, और रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मार्केट में उसकी डिमांड होनी चाहिए, प्रोडक्ट मार्केट फिट होना चाहिए, और आपकी प्राइस ठीक होनी चाहिए। ये चीज़ें अगर आपकी ठीक हैं तो वो अलाइनमेंट बन जाएगी और आपसे प्रोडक्ट ले लेगा अगला आदमी या सर्विस ले लेगा। लेकिन अगर ये चीज़ें ठीक नहीं है तो आप उसको जो भी नाम, उसकी बीवी का नाम भी आप रख के आ जाए, वो फिर भी आपसे सामान नहीं लेगा। ठीक है, and you tell them that you're based out in Pakistan and development team in Pakistan. ये बताते हैं कि सारा प्रोडक्शन पाकिस्तान में है, उसमें कोई ठीक है। दानिश भाई, आपको कभी कोई नहीं, हम तो वीडियो कॉल्स पे उनसे बात करते हैं। अच्छा। तो वीडियो कॉल्स पे वो देख भी रहे हैं कि पाकिस्तानी है, पीछे अगर अजान हो रही होती है उसकी आवाज़ भी आ रही होती है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग ये समझ के काम आउटसोर्स कर रहे हैं ना, कि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में काम आउटसोर्स कर रहे हैं, सस्ते में हमारा काम हो रहा है, काम की क्वालिटी ठीक है, वो सारी चीज़ें चेक करके ले रहे हैं आपसे, तो उनको कोई मसला नहीं है इस बारे में। My take on this is, बहुत हो सकता है कि मेजॉरिटी को नहीं हो, लेकिन किसी को मसला होता भी है। They would want to work with Simon Joseph, सही है, वो काम नहीं करना चाहता, बट that percentage is so low. Even on platforms, दिशान आपको तो पता होगा कि बहुत सारी रिक्वायरमेंट ऐसी आती है कि जो इंडिविजुअल फ्रीलांसर के साथ काम करना चाहते हैं, एजेंसी के साथ अगर उनका एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब हो गया है, so they don't want to experience that again. अब उनकी रिक्वायरमेंट है, बट आपके पास 100 लीड आ रही हैं, 100 में से हो सकते हैं 5 लोग ऐसे हों, so you can let go of that business 5%, आपके पास 95% फिर भी है ना। And same for you, like आप हो सकता है पाकिस्तान में कोई काम नहीं भी करना चाहता, उसकी मर्जी ना करे। 6 लाख ईमेल जा रही हैं, 6 लाख में से मतलब कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, आपके पास इतना बिजनेस ऑलरेडी आ ही जाएगा जितना आपको सर्व भाई। अगर कोई आपके साथ काम नहीं करना चाहता
तो आप भी उसके साथ काम नहीं करना चाहते। तो आप भी मतलब जब आप किसी से बिजनेस कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं ना कि यार आर वी अ गुड फिट और नॉट। तो फिट तो दोनों तरफ से ही है ना। अगर वो आपसे फिट नहीं हो रहा तो हो सकता है आप भी ना फिट हो रहे हो, तो बोले नहीं यार हमने नहीं करना काम। सही है। अच्छा, सेल्स में एक पहला स्टेप तो ये है कि आपने डेटा गैदर करना है, प्लेटफॉर्म के ऊपर है, आपने रीच आउट करना है, ईमेल्स भेजनी है। अच्छा, उसके बाद 2-3 क्लोजिंग की तरफ जाने के लिए और स्टेप्स हैं। I know we did not discuss a lot in that regard in last episode. If you could like highly touch on those key points, नहीं, कि क्या क्या points पूछना होते क्या हैं, चाह रहे हो? steps क्या होते हैं कि let's say कि हमने reach out कर दिया एक client को, pitch में क्या कुछ बातें होनी चाहिए? I know you are like very honest with your pitch as well, कि आप refund के मामले में भी you are very clear on that, कि अगर किसी को पसंद नहीं आ रहा मतलब काम कर पसंद दिया नहीं आ रहा भाई। काम ही पसंद नहीं आ रहा, पैसे वापस। फिर भी पैसे वापस, तो वो कौन कौन से की पॉइंट्स हैं? क्लाइंट आपके पास रिस्पॉन्ड आ गया आपके पास, ठीक है, मैं डॉक्टर हूँ, जी, आप पेशेंट हैं, आप मेरे पास, मैंने आपसे बात की, मैंने आपसे पूछा जैन साहब आपको क्या प्रॉब्लम है? आपने बोला मेरे सर में दर्द है। मैं आपको लिख के दूंगा ये गोली है, ये खा लें, आपकी सर की दर्द ठीक हो जाएगी और ये गोली जो है 100 रुपए की है। आप क्या करेंगे? गोली खा लें, बस खत्म हो गई बात, ये सेल हो गई। ठीक है। तो जब आप एक डॉक्टर की तरह सेल कर रहे हैं, अगले का प्रॉब्लम समझ रहे हैं और उस प्रॉब्लम के हिसाब से आप सोल्यूशन दे रहे हैं, तो अगले की मजबूरी है कि वो सोल्यूशन ले। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या वो गोली खाना मरीज के फायदे में है या नहीं? फायदे में। अगर मरीज वो गोली नहीं खा रहा, बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जो दवाई नहीं पी रहे हाँ, होते, दवाई नहीं खाते, एक दो दवाई doses नहीं ले ली, पीते, उसके बाद दवाई नहीं खाते, ऐसे मरीज होते हैं। तो उनको उनके घर वाले क्या समझाते हैं दवाई खाएं। कि भाई आप खा लें, आप अच्छे शरीफ आदमी लग रहे हैं, समझदार आदमी लग रहे हैं, आप दवाई खा लें, यही बोलते हैं ना जी। और डॉक्टर से भी जब बात होती है तो डॉक्टर क्या बोलता है कि यार आप अपना चाहते हैं तबीयत ठीक हो जाए, दवाई खा लें। तो ये मरीज के फायदे की बात ही कर रहा होता है ना डॉक्टर भी। तो इसी तरीके से जब आप सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स भी आपने ये समझ के करनी है कि एक आदमी का प्रॉब्लम है, मैं वो सॉल्व करने के लिए मेरे पास उसका सोल्यूशन है, और अगर वो आदमी वो सोल्यूशन नहीं भी ले रहा किसी वजह से, तो ये मेरा काम है उसको समझाना कि भाई ये आपके फायदे की चीज है, ये अगर आप लोगे तो इससे आपका फायदा हो जाएगा, और आपने उसको ये समझाना है कि आपका फायदा है इसमें, तब वो चीज आपसे खरीदेगा। आपको कोई चीज बेचनी नहीं है उसको। जो चीज देखें, हम लोग कोशिश क्या करते हैं यहाँ पे, हम लोग कोशिश ये करते हैं जिसको चीज चाहिए नहीं हम उसमें घुसेड़ के चाहते हैं कि ये वो चीज हमारे से खरीद ले। भाई हर आदमी आपसे क्यों खरीद ले कोई चीज? आपसे तो आदमी वो खरीदेगा ना चीज जिसको जरूरत है। तो सबसे पहले आप सिर्फ बात ही सेल में सिर्फ आप बात ही उन लोगों से करें जिनको उस सोल्यूशन की जरूरत है। नहीं है जरूरत, हर किसी को ना बेचें आप चीज, ठीक है? ये सिंपल सा काम है। जरूरत और एक जरूरत आइडेंटिफाई करें, उसके बाद चीज जब बेचनी है तो डॉक्टर जैसे बेचता है वैसे बेचें। Very good point, and I could relate a lot of things on that. How about you, Zishan? Networking में भी मैंने personally observe किया है, जो लोग बात करते हुए खुद को सर्विसेज मतलब रिप्रेजेंट नहीं करते, वो बस ये बताते हैं कि यार हमने ये काम किया था उनके लिए और उनको इतना फायदा हो गया, दैट इज इट, एंड सलाम वालेकुम, दे गो अवे, और उसके बाद उनको याद रहता है। अच्छा, इसी तरीके से मैंने भी पर्सनली बहुत सारी लीड्स जो हैं क्लोज की, आई जस्ट रिप्रेजेंटेड और प्रेजेंटेड माई पॉइंट, और उसके बाद आई वॉकड अवे। उसके बाद लोगों ने भाई लिंक्डइन पे रीच आउट किया, आई मेट यू एट ओपन सिलिकन वैली सैन फ्रांसिस्को में, और आपसे बात हुई थी, आप ये सर्विसेज देते हैं, लेट्स टॉक। सो हाउ अबाउट यू? देखिए, हमारे मोस्टली ऐसा होता है कि प्लेटफॉर्म पे तो खुद ही कस्टमर आता है, खुद ही क्लाइंट आता है हमारे पास कि यार हमारा ये इनबाउंड सारा मोस्टली इनबाउंड है, तो सर कि हमारा ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, या हमें ये आइडिया है, ये हमारी ख्वाब आया है, हमें ये चीज़ बनवानी है, तो हम तो उसको कस्टम ऑफर बना के देनी पड़ती है, ठीक है। फिर उसमें इंटरव्यू वगैरह होता है, हम लोग कॉल्स पे जाते हैं और हम लोग उसको क्लोज करते हैं, उसकी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। जो आपका सवाल था कि क्या स्टेजेस होते हैं उसकी क्लोजिंग के लिए, तो 3 से 4 कॉल्स होती हैं जिसमें हम पहले समझते हैं कि यार उसकी रिक्वायरमेंट है क्या, उसकी डिस्कवरी हम लोग पूरी करते हैं। कुछ डिस्कवरी पोस्ट ऑनबोर्डिंग होती है, कुछ डिस्कवरी प्री ऑनबोर्डिंग होती है। हम सारा पहले प्रॉब्लम समझते हैं कि यार वेदर हम लोग ये काम कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, वेदर ये काम पॉसिबल है भी, क्योंकि क्लाइंट्स को तो कभी कभी कुछ ऐसा बनवाना होता है जो कि पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग सारा अपनी रिसर्च करते हैं कि यार ये पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हम कोर टेक्निकल काम कर रहे होते हैं, तो यही। और फिर हम देखते भी है यार कि
क्या हमें इस क्लाइंट के साथ काम करना भी है, ठीक है, क्या हम इज इट वर्थ इट टू वर्क विद दिस क्लाइंट, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो हम नहीं काम करना चाहेंगे, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में भी हम नहीं करना चाहते, वो तो हम पहले से ही मना करते हैं। मिसाल कोई डेटिंग एप्लीकेशन है या कोई बियर की एप्लीकेशन है, कोई क्लब है, हम उनके साथ काम नहीं करेंगे। इसके अलावा कुछ क्लाइंट्स का नेचर ऐसा होता है, वो एक अप्रिशिएट नहीं करना, वो पहले ही आते के साथ ही बोल रहा है कि आपने जवाब नहीं दिया या कुछ भी, मिसाल उससे हम पहले ही कट आउट कर देते हैं, उनसे हम काम नहीं लेते, कि हमें पहले से अंदाजा हो जाता है यार ये क्लाइंट हमारे लिए मसला बनेगा आगे जाकर, तो हमने वहीं पर उसको फिल्टर आउट कर देना है। काम का ज़्यादातर हम लोग मना करते हैं क्लाइंट्स को। हाँ, हमारे साथ ये है शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें मना करना पड़ता है कि यार नहीं, हम आपके साथ काम नहीं कर सकते, या एक्स वाई कोई भी रीज़न है। हमें ऐसा नहीं होता कि यार क्लाइंट आपके हम बोल रहे हो कि यार हम आपके साथ काम नहीं चाह रहे। हमारे साथ ये है कि हमारे से उल्टा है कि हम मना कर रहे थे कि यार हमारे पास या तो अभी पाइपलाइन फुल है, हम अभी आपके साथ काम नहीं कर सकते, ऐसी इंडस्ट्री पे काम नहीं कर सकते। तो ये हमारा रेशियो है कि 60 to 70% हम लोग ही मना कर रहे होते हैं। हमारे पास ऑल टाइम पाइपलाइन में इतना काम होता है कि हमारी टीम एग्जॉस्ट होती रहती है। इसी वजह से यही रीज़न था कि हमने एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाया था कि हमारे बेंच रेडी होते रहे, हमारे बंदे ट्रेन होते रहे। तो ये एक गोल है। ठीक है। तो दानिश भाई, हमारे पास we talked about sales pipeline and we have like 2-3 modes of reaching out to clients or client reaching out to us. Cold email, cold reach out, और platforms होते हैं और referral होते हैं। जी। referral से आपको काफ़ी मसला है, personal grudges है। तो इन तीनों में से अगर कोई पिक करेंगे तो कौन सा करेंगे, क्यों करेंगे? रेफरल से मुझे कोई ग्रज नहीं है, बल्कि रेफरल देखें, जब आप पीपीसी करते हैं वहां से आपका जो कन्वर्जन रेट है वो 1% होता है। रेफरल से आपका कन्वर्जन रेट होता है 30%। तो आप रेफरल पे आप बिल्कुल काम करें। अगर आपके क्लाइंट्स हैं, आप उनको बोलें कि आपको मजीद क्लाइंट्स रेफर कर दें, तो आप उनसे बिल्कुल काम करें। आप वैसे क्या पूछना क्या चाह रहे हैं? रिलाई नहीं करें रेफरल के ऊपर। आई वाज टॉकिंग अबाउट कि अगर ये 3 मोड हैं किसी की कंपनी में, वो सेल्स अगर बढ़ाना चाह रहा है तो इनमें से किसके ऊपर रिलाई करेगा या इम्प्रूव करेगा? सिर्फ और सिर्फ मेरी नज़र में, अगर आपने कंपनी बड़ी करनी है और आप चाहते हैं कि आपका सोल्यूशन ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, तो सिर्फ और सिर्फ उसका वाहिद तरीका है पीपीसी। अच्छा। पीपीसी के अलावा और कोई तरीका ही नहीं है बिजनेस बड़ा करने का। एक स्टेडी कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ लीड्स, एक कंसिस्टेंट पाइपलाइन, प्रेडिक्टेबल पाइपलाइन। देखें, जब आपकी पाइपलाइन प्रेडिक्टेबल है तो आपकी हायरिंग भी आप उसी हिसाब से कर रहे होंगे। प्रेडिक्टेबल, ठीक है, आपका एक स्टेडी फ्लो चल रहा होगा। जब आपकी कंपनी में हाईज एंड लोज आ रहे हैं तो आपको ये पता ही नहीं है कि आपके पास कितने लोग कब बेंच पे बैठे हुए हैं, कितने लोग आपने मजीद हायर करने, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको अगर अपना बिजनेस एक स्टडी पेस के साथ ग्रो करना है तो आपको पीपीसी ही करना पड़ेगा, और वही प्रोफेशनल तरीका है। ठीक है, तो मैं तो उस पर बिलीव करता हूँ कि आप पीपीसी करें और जो वहाँ से लीड्स आएँ उनको काम अच्छा करके दें, और फिर उसके बाद उनसे रेफरल बिजनेस लेके आए। तो ये एक आपका एक फनल होना चाहिए। PPC plus referral. I know a very good friend of mine. We generally talk about platforms as low ticket sales funnel. लेकिन मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, उन्होंने रिसेंटली माशाल्लाह $70,000 ओनली फाइवर पे क्लोज किया। तो आपको लगता है कि फाइवर और अपवर्क पे इस तरीके का बिजनेस जनरेट हो सकता है? ये जो आप फिगर बता रहे हैं, हम हर मंथ ऑलमोस्ट हम सेम फिगर हम इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के साथ टच कर रहे होते हैं। अच्छा। तो इसमें कोई लो टिकट, हमारी एक सोच है कि हम लो टिकट फाइवर या अपवर्क प्लेटफॉर्म है, ये लो टिकट प्लेटफॉर्म्स नहीं है। अच्छा। अब बल्कि हमारा जो स्टार्टिंग प्राइस है वही $10,000 to $15,000 है, उससे नीचे तो हमने काम लेना ही नहीं है। पर टिकट की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास 4 टिकट्स क्लोज हो गए तो 40,000 तो ये बन गया एक प्लेटफॉर्म पे। तो I never consider these platform as low ticket platforms. लोगों का है परसेप्शन ये कि यार फाइवर अभी भी $5 मार्केट है, $100 मार्केट है। अपवर्क पे सिचुएशन काफी टफ चल रही है पिछले 3-4 महीने से। तो व्हाट्स योर थॉट्स ऑन दैट? ये हमारी आजकल की काफ़ी यही चर्चा चल रहा था कि अपवर्क हर जगह ही डाउन चल रहा है। अपवर्क इज बिकमिंग पीपीसी, ठीक है, वो उसी पीपीसी की मॉडल पे ही जा रहा है। ठीक है, अब पहले ये था अपवर्क पे, जो हमने 3 महीने पहले भी बात कर रही थी, जो इस 2024 में अपवर्क ने सारा अपना मॉडल चेंज कर दिया है। तो अब अपवर्क कह रहा है कि यार आप बूस्ट करो अपनी प्रोफाइल्स को, ठीक है, फिर हम क्लिक्स लेकर आते हैं। हम अभी रिसेंटली टेस्ट कर रहे थे, तो
अच्छा, एक प्रपोजल को भेजने के लिए आपको तकरीबन 22 कनेक्ट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। आपको 100 प्रपोजल सेंड करने के लिए आपको 2000 कनेक्ट्स या 2200 कनेक्ट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसमें से आपका जो व्यूज़ होता है, प्रपोजल व्यू, वो आपका कितना 10% आपका प्रपोजल व्यूज़ का रेशो निकलता है, बाकी ज़ाया, ठीक है। और उसमें से भी जो लीड्स खुलती हैं वो 5 से 6% खुलती हैं। उसमें से कन्वर्जन जो होती है वो 1% होती है, ठीक है। तो हम ये कर रहे थे बहुत सालों से, ठीक है। 3 साल से हम इसी मॉडल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जब से हमने ये बिडिंग वगैरह और प्रपोजल शुरू किया है। लेकिन अब 2024 में अपवर्क कह रहा है कि यार हमें बूस्ट कर दो हमारी प्रोफाइल्स, ठीक है। आपकी बूस्ट के लिए आपको हमने शुरू किया 30 कनेक्ट्स लगाए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग हैं वो दूसरे वो 100 कनेक्ट्स लगा रहे हैं पर क्लिक, कोई कन्वर्जन वगैरह नहीं। तो जैसे PPC में आपको पर क्लिक आपको $100 का बिकेगा अगर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की बात की जाए। मार्केटिंग सर्विस फिर भी थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम है, अगर लॉन्ग टेल कीवर्ड वो भी कम है। लेकिन हमने अभी रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट किया और हमने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के कीवर्ड पे हमने अपनी प्रोफाइल को 100 कनेक्ट्स लगा दिए, 100 कनेक्ट्स पर क्लिक। 2 घंटे के अंदर मैंने टेस्टिंग करा था, तो मैंने 2 घंटे के अंदर वो सारे जो मैंने बजट सेट किया वो सारा यूटिलाइज हो गया। 2 घंटे के जो रीच मुझे पिछले 1 महीने में नहीं मिल रही वो मुझे 2 घंटे में मिल गई अपवर्क के थ्रू। अच्छा, एंड यू गॉट एनी लीड्स ऑन दैट? काफ़ी लीड्स मिल गए ना, जो लीड्स मुझे पूरे महीने में नहीं मिली वो लीड्स मुझे 2 घंटे में मिल गई, क्योंकि मैंने अपना बूस्ट पे मैंने अपना नलका खोल दिया पूरा। मुझे टेस्ट करना था कि क्या मसला क्या हो रहा है अपवर्क पर। तो ये चीज़ अपवर्क ने बिल्कुल अपना मॉडल PPC वाला कर दिया है, ठीक है। तो अपवर्क खुद कह रहा है कि अब हम बिजनेस, अब हम एजेंसीज को प्रमोट कर रहे हैं और अब आप कमा रहे हो ना तो आपने इन्वेस्ट भी करना है, जैसे बार्क है, ठीक है, उसी मॉडल पे अब अपवर्क आता जा रहा है। अच्छा, एक मेरी पर्सनल, वैसे हम लोग वो गो थ्रू कर रहे थे नंबर्स पे कि PPC पे यू पे अपफ्रंट फॉर द लीड, दैट कैन बी 200 और 500 और इवन 1000 इन सम केसेस, जो कि क्वालिफाइड लीड होती है, जो कि कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, अपवर्क के ऊपर भी यू पे फॉर द लीड, या तो कनेक्ट की सूरत में या बूस्ट की सूरत में, और उसके बाद आप 10% देते ही रहते हो उसको, जो कि PPC में नहीं होता है। अब अगर ओवरऑल हम $70,000 की अगर बात करें फॉर अ केस, और 100K अगर कोई क्लाइंट आता है तो $10,000 हमें एक क्लाइंट के उसको देने पड़ेंगे, जो कि PPC में नहीं है। PPC में आपने $1,000 पहले दे दिया एंड दैट इज इट, उसके बाद आपको किसी को नहीं देना है। देखें, ये तो है, ये जितनी भी बात है कि हमारा ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये हमें नुकसान है, इसकी वजह से हमें रोना पड़ रहा है, ये सारी बातें। आपको सिंपल काम क्या करना है? आपको बिजनेस चाहिए ना, चाहे आप अपवर्क से लेके आए, फाइवर से लेके आए, PPC से लेके आए, असल तो मकसद मुद्दा जो बात का है वो ये है कि बिजनेस चाहिए। बिजनेस चाहिए तो आप ऐसा करें, आप सारी छोटी छोटी पॉडकास्ट ढूंढें जो एंटरप्रेन्योर्स, ऐप डेवलपमेंट, इस टाइप की पॉडकास्ट, छोटी छोटी पॉडकास्ट हैं जिनका बहुत छोटे छोटे व्यूअरशिप है। अपने क्लोज कम्युनिटी में बहुत सारी ऐसी छोटे छोटे पॉडकास्ट हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको ढूंढें, उनके साथ अपनी पॉडकास्ट कर लें, जूम के ऊपर कर लें। US में आपको वहीं से ही लोकल एरिया, डैलस के अंदर भी उनका कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना होगा, वहीं की कोई पॉडकास्ट उठा लें, उसके साथ आप वहाँ पे अपेयर हो जाएं और वहाँ के सारे बिजनेसेस को ऐप डेवलपमेंट सर्विस दे दें आप। मतलब आप यू कैन डू सो मच। आपको सिर्फ PPC के ऊपर ही काम करते रहें या फाइवर अपवर्क के ऊपर जाते रहें, बेसिकली आपको काम करना है। आप इंस्टाग्राम के ऊपर माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढें, उनके साथ आप कोलैबोरेट करें, आप पॉडकास्ट ढूंढें, उनके साथ कोलैबोरेट करें। यूट्यूब के ऊपर आप छोटे पॉडकास्टर्स ढूंढें, लोकल इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढें, उनके साथ काम करें और लोकल एरिया से बिजनेस लेके आएं। आपको वहाँ जाने की ज़रूरत मुझे तो कोई नहीं समझ आती कि भाई हमने अमेरिका जाके उनके चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपना वहाँ जाके टेबल लगाना है, स्टॉल लगाना और ठेला लगा के उनको बोलना है यार हमसे काम कर लो। मुझे आई डोंट नो। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप किसी इवेंट में नहीं गए इस तरीके से हॉल, मतलब आपने कोई एग्जीबिशन में अपना इवेंट्स में मैं गया हूँ, मुझे उधर इवेंट्स पे जाके मुझे समझ नहीं आती कि उधर जाके करना क्या है। अच्छा, मतलब वहाँ जाके जिन लोगों ने स्टॉल लगाए हुए वो अपनी चीज़ बेचने आए हुए, अब मैं उनसे जाके मिलूं तो वो तो अपनी चीज़ बेचने आए हुए और मैं अपनी चीज़ बेचने आया हुआ हूँ, तो उनके साथ मैं कैसे कोई बात कर सकता हूँ? क्योंकि वो माइंडसेट पे एक वहाँ पे खड़े हुए ना कि मैं तो अपनी सेल करने खड़ा हुआ हूँ। अब मैं उनके पास चला जाऊँ और जाके बोलूँ यार मेरी चीज़ ले लो, तो वो बोलेंगे यार ये क्या मेरा टाइम ज़ाया करने आ गया। तो जो वैसे ही वहाँ पे घूम रहे होते हैं, जो एज अ विजिटर आए हुए होते हैं, उनके साथ अगर आप बातें करो तो ठीक है, आप कर सकते हो उनके साथ बातें, लेकिन वो तो आप इवेंट के बगैर भी उनसे मिल सकते हो। तो सिंपली आप ये कर सकते हो कि लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर
इवेंट ब्राइट के ऊपर, ये सारे लोग इवेंट को इन्होंने ज्वाइन किया हुआ होता है, उन्हीं को ही आप स्क्रैप करें, उनको एनरिच करें, एनरिच करके उनको ईमेल कर दें। तो मतलब अगर आपने उन लोगों से मिलना ही है, उन लोगों से बात ही करनी है, तो आप, ये इवेंट्स होती किस लिए हैं? ये इवेंट्स इसलिए होती हैं कि उनका एक डेटा क्रिएट हो जाए, कि उस टाइप के, उस माइंडसेट के लोग, उस नीश के लोग वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं। अगर आपके पास वो डेटा आ जाता है तो आप उनको अपनी सर्विसेज पिच करना शुरू कर दें। पहले आप उनका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, फिर उसके बाद सर्विसेज पिच करें। तो ये तो किसी भी तरीके से हो सकता है। उसके लिए फिजिकली जाना वहां पे, वो उसका मुझे नहीं समझता। अगर आपका टिकट साइज $10-15,000 है, $20,000 है, या बिलो $50,000 अगर आपका टिकट साइज है, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका $1 मिलियन है, $5-6 लाख है, तो ऑफ कोर्स उसके लिए सेल्स साइकिल भी बड़ा होगा, और उसके लिए आपको उनसे मिलना भी पड़ेगा, और हो सकता है वहाँ पे लोकल एंटिटी भी, आपको लोकल प्रेजेंस भी चाहिए हो। राइट, तो सो वो डिफरेंट depend बॉल करता है, गेम है हाँ। वो, वहाँ पे वो रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। ऑफ कोर्स वी कैन नॉट सिंगल आउट देम। अच्छा, दानिश भाई, एक कॉन्ट्रडिक्शन मुझे नज़र आया है आपकी बातों में, वो ये कि यू क्लेम टू बी 100% रिमोट कंपनी। तो जो रिमोट कंपनी होती है उसकी हर चीज़ रिमोट होती है, लेकिन आपने तो परसों इवेंट करवाया है, वो फिजिकल था, तो वो क्यों था? वो भी रिमोट हो सकता था। हाँ, बिल्कुल रिमोट हो सकता था। और ये आप समझ लें, इवेंट हमने इसलिए कराया कि हम हैं तो रिमोट, लेकिन कभी कभी हमें अपनी टीम से मिलने के लिए हमारा दिल उदास हो जाता है। ओके। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हम उनसे इन पर्सन मिलें, अच्छा। और मिल के उनके साथ मिलें, उनको खाना खिलाएं, उनकी खिदमत करें, उनके फैमिली से मिलें, उनको थोड़ा सा बताएं कि हम क्या करने वाले हैं, कहाँ आगे जा रहे हैं। तो ये सारे प्लान्स बताना, साथ बैठना, टाइम स्पेंड करना, ये भी ज़रूरी होता है। मतलब रिमोट आप हों तो इसका मतलब यही नहीं कि हमने कोई कसम उठा ली है कि नहीं हमने बस हर वक्त ही रिमोट रहना है। हम हर वक्त रिमोट नहीं है, लेकिन ये कि एज अ बिजनेस, यस वी आर रिमोट, बट रिलेशनशिप्स जो हैं हमारी, वो रियल वर्ल्ड में वन ऑन वन रिलेशनशिप्स हैं। हाँ, तो बस ये हम चाहते हैं। ठीक है। और योर विजन फॉर 1000, you will reach inshallah very soon to that number. You think you can scale remotely to 1000% and above? देखिए, हमने अगर एक कोड क्रैक कर लिया कि हम रिमोट चल सकते हैं 200 तक, 400 लोगों तक भी, तो हमने सिंपली उसको रेप्लिकेट करना है। तो हम उसको और ही स्केल इसी तरीके से आगे करते जाएंगे। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह वो हम 1000 तक भी इसी तरीके से चलते चले। हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम्स, प्रोसेसेस, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। How about you, Zishan? You seeing your company going full remote anytime in the future? No, I don't see it. ठीक है, हमने ट्राई किया था, और जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा लूज हुई थी। और इवन के आजकल जो हो रहा है, यूएस में भी जितनी कंपनीज रिमोट गई हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता अब 2024 में वो ट्रेंड ख़त्म होता जा रहा है, एटलीस्ट डेवलपमेंट कंपनीज का, आईटी कंपनीज का। तो हमारी कंपनी तो मैं नहीं देखता कि रिमोट जाते हुए कोई, खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसा आ गया, अल्लाह ना करे, तो उसमें कुछ टाइम के लिए हम सोच सकते हैं, लेकिन उसके अलावा तो आई डोंट सी गोइंग रिमोट। अच्छा। क्योंकि जो हमने उस टाइम पे देखा था, जो एक रिसोर्स है वो 4 घंटे काम कर रही, वो 1 घंटा काम कर रही थी, और स्टैंड अप में चीज़ें आ रही थी। तो आप ट्रैक करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। आप किस को ट्रैक करोगे? हो सकता है कि आपके पास 10 रिसोर्स अच्छा काम कर रही हो, 2 रिसोर्स नहीं काम कर रही है सही, तो ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। सिर्फ ट्रैकिंग, आपकी प्रोडक्टिविटी आपकी लूज़ हो रही है, आपके क्लाइंट्स आपके वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे। जो एंड गोल है वो यही, क्लाइंट्स हमारे खुश रहें, क्लाइंट्स ने जो जिस चीज़ के पैसे दिए उसको वो चीज़ डिलीवर हो। अगर वही डिलीवर नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो फिर क्या फ़ायदा है? आप बताएं अपना रिमोट का एक्सपीरियंस। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जब भी लोगों से बात करता हूँ, आई ट्राई टू लिसन मोर देन टू टॉक। तो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व ये किया, बहुत सारी चीज़ें लोगों ने अपने लिए ना एक लिमिट लगा ली होती है कि यार ये मेरे लिए काम करेगा, ये नहीं करेगा, और जो कि मुझे लगता है कि एक मिस्टेक है, जो कि नहीं होनी चाहिए। और इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस हमने दोनों चीज़ें ट्राई करके देखी हैं। ट्रैकिंग, ऑफ कोर्स व्हेन यू स्केल टू मोर देन 100 पीपल कंपनी और वो रिमोट हो, तो वो ट्रैकिंग तो वो ज़रूरत है उसकी। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब आपकी कमेंट भी किया कि माइक्रो मैनेजमेंट होती है, तो कोई और तरीका बताएं कि रिमोट कंपनी रन हो सके एट 350 पीपल और 400 पीपल। तो कोई और तरीका मेरा नहीं ख्याल है कि अभी कुछ है ऐसा। और
वो ऑफ कोर्स बड़ी बड़ी कंपनी है, 1500-2000 लोगों की कंपनी है जो कि रन हो रही हैं, और यहाँ तो फिर आपको रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होंगे, मैनेजर ज़्यादा चाहिए होंगे, जो काम ऑटोमेटेड हो रहा है वो मैनुअल होगा, माइक्रो मैनेजमेंट, लेकिन वो फिर अगर इंसान कर रहा होगा तो उसमें एरर के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसा ही ठीक है, तो आई थिंक कि बहुत सारे मतलब CEOs के साथ या जो कंपनी ऑर्स हैं स्मॉल मीडियम लार्ज कंपनीज के साथ मिलना रहता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि एक बंदा जिस दानिश भाई ही कैन नॉट कम अराउंड हिज माइंड के वो रेफरल के ऊपर सोली बेस करें. But at the same time, yesterday I had a podcast with Nabil Akhtar, CEO TechWords. So he solely relies on referrals. उनकी कोई pipeline नहीं है. He's in the business for more than 4 years, I guess. More than doing that. good, more than that, alhamdulillah, or doing wonders. But Danish bhai cannot come like think about it कि वो अपने business को solely इसके ऊपर rely कर दें. Different scale है. और इसी तरीके से रिमोट वर्क फ्रॉम होम. आई वर्क विद अ कंपनी जिनके के टाइम पे 400 पीपल तक वो पहुंच गए. सही है. और इंटरनेशनल कंपनी US बेस, और पूरी दुनिया में उनके रिमोट लोग चल रहे हैं. कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं थी. बट फॉर अ प्रोजेक्ट ऑफ 3 पीपल दे हैड 3 पीपल इवेल्युएटिंग देयर वर्क. और जितने वो उन डेवलपर्स को पे कर रहे थे, मेरे ख्याल उनसे ज़्यादा शायद उनको पे कर रहे होंगे. ऑफ कोर्स वो मैनेजमेंट वाले एक प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं होंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं अगर आपको कंप्यूटर का बेनिफिट आपने नहीं लेना है. सो मैं अभी भी ये समझता हूँ कि हमें ऑफिस में आना अच्छा लगता है. और एक जो प्लान बना हुआ है कि फ्रेशीज आएंगे, वो ट्रेन होंगे. ट्रेन किसके साथ होंगे? साथ बैठ के ट्रेन होंगे. ऐसा ही है. एक एनवायरनमेंट में क्रिएट वो ट्रेन होंगे. फिर दूसरा प्रॉब्लम और भी मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं. घर में उनके पास मतलब पाकिस्तान में कहाँ कल्चर है कि आपके पास डेडिकेटेड रूम हो, अनलेस यू गेट मैरिड. मैरिड के बाद भी और मसले हैं. जब बच्चा आ गया वो काम नहीं करना. इवन देन यू आर नॉट अलोन. तो यार आपको ऐसा काम करना ही है जो अकेले बैठ के आपने करना है. आप क्या कर कह रहे हो? आप कंप्यूटर पे ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जो आपने अकेले करना है? आप क्यों ऐसा काम क्यों नहीं कर रहे हो जो आप सबके साथ बैठ के कर सकते हो? ठीक है, ऐसी ये कोई बात नहीं है. आप जब जूनियर लोग हायर करते हो उनके साथ ये मसले होते हैं कि ये जो भी सारे आपने मसले बताए. लेकिन जब आप सीनियर लोग हायर करते हो तो वो सही तरीके से बैठ के काम भी कर रहे होते हैं. अब हमारे पास भी अच्छे खासे इंजीनियर्स हैं, तो वो काम कर रहे होते हैं रिमोटली, और हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई. क्वालिटी भी कर रहे होते हैं, अच्छा काम भी कर रहे होते हैं. लेकिन सिर्फ हमारा बस हम ये करते हैं कि उसमें छोटी एज वाले लोग नहीं रखते. तो जब आप छोटी एज वाले लोग रखोगे तो आपके सेट ऑफ प्रॉब्लम्स अलग होंगी. मैच्योर लोग आप रख लोगे तो वो लोग एक डिसिप्लिन में होते हैं, उनको पता होता है कि क्या चीज़ हमने कैसे करनी है, काम ठीक चलता है. अगेन कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि बहुत सारी लिमिटेशंस इंसान ने खुद लगा ली होती हैं. वो सेल्स में हो, वो इंजीनियरिंग में हो, डिलीवरी में हो, और मतलब बहुत सारी चीज़ें. तो वो सबकी अलग अलग डेफिनेशन है. सो आई वुड लव टू हियर योर फीडबैक कि आप क्या समझते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी वो बेहतर वर्कआउट करती है, बी दैट हाइब्रिड, फुली रिमोट और फुली ऑन साइट. अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास दानिश भाई, यू वुड लाइक टू आंसर देम. जरूर. हाउ डू यू मेंटेन योर बिलीफ इन अल्लाह? डू यू एवर फियर लूजिंग एवरीथिंग? व्हाट ड्राइव्स यू टू कीप यू गोइंग? यार बिलीव इन अल्लाह तो शुरू से ही है, और जब मुश्किल वक्त था तो भी उस वक्त भी अल्लाह से ही मांगा. अगर बिलीव ना होता शुरू से तो फिर अल्लाह से मैं क्यों मांगता? मैं कोशिश करता कि यार मेरे जोरे बाजू में है, मैं खुद ही कर लूँगा. तो कभी भी मुझे ये ख्याल नहीं आया कि जो भी काम हम कर रहे हैं या जो भी बिज़नेस कर रहे हैं वो अल्लाह के अलावा हमारी उसमें कोई मदद कर सकता था या वो काम अच्छे तरीके से हो सकता था. तो बेसिकली जब आप दुआ करते हैं ना अल्लाह से, और दिल खोल के दुआ करते हैं, तो फिर आपको लिटरली महसूस होता है कि आपकी दुआ जो है वो कबूल हुई है. और लोग आते हैं जब आपको आके बताते हैं कि इस बिज़नेस की वजह से उनकी लाइफ्स कैसे इम्पैक्ट हो रही हैं, उनको क्या फ़ायदे हो रहे हैं, तो आपको फिर वाकई यकीन आता है. आपको वो ऐसे लगता है, आपको फील होता है कि वो साइकिल कंप्लीट हो गया कि मैंने यहाँ से दुआ मांगी, दुआ ऊपर तक गई, फिर किसी इंसान का काम हो गया,
और वो इंसान आके आपको फीडबैक दे रहा है कि हाँ मेरा काम हो गया या मेरे लिए ये अच्छाई हो गई इसकी वजह से, तो आपके दिल में एक्चुअली फील होता है कि जो है वो अल्लाह सुन रहा है और अल्लाह ने ये लोगों के काम करवाए हैं, लोगों की मदद हो रही है, हमारी मदद हो रही है। तो आई डोंट नो, बिलीव अगर अल्लाह ना भी बात माने, मतलब कोई हमारे लिए कोई अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, वो हमें आज समझ नहीं आ रही होती, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, 3-4 साल बाद हम देखते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा हो गया। कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं हम सोच रहे होते हैं यार ये क्लाइंट हमारे पास आ जाए, लेकिन फिर वो नहीं आता और 2-3 साल बाद जिसके पास गया होता है हम उसका हशर देखते हैं और फिर हम कहते हैं या अल्लाह तेरा कितना शुक्र है कि अच्छा ही हुआ ये हमारे पास नहीं आया। तो अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। How about you, Zishan, coming from a very humble beginning, since we talked about last podcast, and to where you are right now, Allah आपको और बरकत दे काम में. So how humble of a feeling it is? देखिए मैं इस चीज़ को इस तरीके से डिफाइन करूँगा कि अभी हमारा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल होती है वो क्या होती है 4 से 6 महीने, ठीक है। 4 से 6 महीने हम लोग अपना पाइपलाइन को पॉज कर देते हैं कि हमारे पास जब एग्जॉस्ट हो जाती है टीम, तो जैसे ही हमारे पास काम खत्म होने वाला होता है, ठीक है, हमारी रिसोर्सेज फ्री होने वाली होती है, कुछ ना कुछ ऐसे क्लाइंट्स आ ही जाते हैं कि काम खत्म होने से पहले हमारे पास काम ऑल द टाइम होता है। अच्छा। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हमारी रिसोर्सेज फ्री हैं या हमारी बेंच पे गई है। तो अब तो ऐसा यकीन हो गया है, शुरू में 1-2 साल तो टेंशन होती थी यार, क्या ये प्रोजेक्ट खत्म होने वाले हैं, अब क्या होगा, अब हमें वापसी सारा पाइपलाइन बनानी पड़ेगी, वापसी प्रपोजल्स वगैरह पे फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा बिलीफ हो गया है कि यार हमें पता होता है यार कि ये खत्म होने वाला है, हमारे पास आ जाएंगे। हम पहले से बंदों को बोल देते यार नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, हालांकि आए भी नहीं होते, लेकिन एक बिलीफ है कि यार अभी तक अल्लाह ने इतना सपोर्ट किया है, तो हमें ऐसा नहीं होगा कि यार हम खाली बैठे हुए। तो बिलीफ इन अल्लाह हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है। कभी कभी टीम सेल्स की टीम परेशान होती है कि यार कोई प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, कोई प्रोडक्शन की टीम परेशान हो रही है यार प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे, और मेरा यही कहना होता है कि सब्र करो, 2 दिन रुको, 3 दिन रुको, ठीक है, आएंगे तो फिर हमें वही अगेन जैसे ही हम लोग अपनी पाइपलाइन खोलते हैं वो फिर हमें ही मना करना पड़ता है कि हम नहीं ले सकते अभी। तो यही चलता रहता है। Another question is applying to your company, the process, what you look for in candidates. हमारी कंपनी की वेबसाइट है carpedium.team, उस पर सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। 27 साल की रिक्वायरमेंट लिखी है? हाँ बिल्कुल। अच्छा। हाँ, जिन जॉब्स में रिक्वायर होते हैं 27 साल वाले वो उस पर लिखा हुआ होता है, तो वहाँ पे जाके अप्लाई कर दें। उसके बाद एक टेस्ट होता है, जो लोग टेस्ट में पास हो जाते हैं उनका हम इंटरव्यू कर लेते हैं, और इंटरव्यू करके फिर हम उनको विद इन 30 days बता देते हैं कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू देम और हायरिंग देम, इफ नॉट वी ऑल्सो लेट देम नो कि भाई वी आर नॉट कंसिडरिंग योर प्रोफाइल एट द मोमेंट, एंड इफ एवर द नीड कम्स we'll reach out to you again. ठीक है। तो इस तरीके का हमारा एक छोटा सा प्रोसेस है। बस लोग जाके हमारी carpedium.team वेबसाइट है, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मेरे से अगर किसी ने बात करनी हो तो danishayub.com पे चले जाएं, वहाँ से मेरे साथ बात कर सकते हैं। क्या बात। बस that's about it. जबरदस्त। How to apply at ZenCoders? लिंक्डइन पे ऑल द टाइम हमारी हायरिंग चल रही होती है, मतलब ऐसा नहीं, मुझे याद नहीं आता कि हमने लास्ट हायरिंग कब बंद की हो। लिंक्डइन पे चल रही है, इंडीड पे होती है, और डायरेक्ट वेबसाइट पे भी हम लोग एक्टिव हैं। तो वेबसाइट्स पे अभी भी मेरे ख्याल में 5 से 6 जॉब्स ओपन होंगी, 5 पोजीशंस ओपन होंगी, तो वहाँ पर अप्लाई करें। सिंपली हमारा भी यही है कि एक आपका HR राउंड होता है, ठीक है, फिर क्योंकि हमारी सारी मोस्टली टेक्निकल है तो फिर टेक्निकल राउंड होता है, उसके बाद एक टेस्ट दिया जाता है और उसके बाद उसकी फाइनल ऑनबोर्डिंग होती है। तो ये है, पूरे प्रोसेस में तकरीबन 15 से 20 दिन लग जाता है। लेकिन ये है कि हम जो हायर करते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉप नॉच को हायर करते हैं। हमें एटीट्यूड हमने बहुत ज़्यादा देखना है कि यार बंदे का एटीट्यूड कितना है, उसको सीखने की तलब है, उसका एक यस एटीट्यूड है टुवर्ड्स द वर्क, तो ये चीज़ हमने देखनी होती है। ठीक है। और एज रिक्वायरमेंट? नहीं, एज रिक्वायरमेंट हमारी ऐसे नहीं है 27, लेकिन मैं इस एज को समझता हूँ कि जो रिक्वायरमेंट है दानिश भाई की बिल्कुल सही है, ठीक है, इनके हिसाब से बिल्कुल सही है, बिल्कुल, क्योंकि जो सिचुएशन में रिमोट है, फुली रिमोट है, और जो कंपनी की स्ट्रेंथ है 350 पीपल, 400 पीपल ग्रोइंग अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद वो ट्रेनिंग प्रोग्राम उस तरीके से नहीं हो सकता। वी टोटली अंडरस्टैंड दैट। मैं समझता हूँ कि जो हमारा जो डेवलपर का एक लाइफ स्पैन है
वो 22 से लेकर जो 27 या 28 तक वो जो परफॉर्मेंस देगा ना, वो शायद उसके बाद नहीं दे सकता। उस वक्त वो बिल्कुल यंग खून है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करने की होगी, उसकी सीखने की एक लगन होगी। लेकिन जो स्टेबल पोजीशन पर आ गया है, वो कहेगा यार मैं अब जो चल रहा है उसी को चलाऊं, उसी को एक्सपेंड करूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो यंग खून है डेवलपर की लाइफ या डिज़ाइनर है, उसमें ज़्यादा एक मोटिवेशन होगी आगे बढ़ने की। Zabardast. Which departments are high performing or high revenue generating departments for you? Engineering, design, marketing? इंजीनियरिंग एंड उसके बाद मीडिया बाइंग, ये दो हमारे डिपार्टमेंट्स What's हैं। media buying? मीडिया बाइंग पीपीसी, Okay. हाँ पीपीसी जो हम यूएस में क्लाइंट्स के लिए लीड जनरेशन करते Clients हैं। के लिए भी करते हैं? हाँ, हम क्लाइंट्स के लिए लीड जनरेशन करते हैं, तो वो एक अच्छा रेवेन्यू वहाँ से आता है, लेकिन हमारा ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ही आता है। अच्छा, ठीक। How about you? How many departments? जो हमारी जो What's the कोर best सर्विसेज हैं performing? वो तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट ही है। जो ठीक है। डिज़ाइन की सर्विसेज हैं वो भी हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर ही करते हैं। अगर कोई एक मिसाल है, हमारा फोकस ये नहीं होता कि हम सिर्फ डिज़ाइन को सेल करें, हम लोगो वगैरह इस तरीके से सेल नहीं कर रहे। हमारा जो मेन फोकस है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक ऐप है या एक वेब ऐप है या वेबसाइट है, हम उसको सेल करते हैं। उसमें अगर उसको डिज़ाइन चाहिए तो हम डिज़ाइन को ऐड ऑन करते हैं। ठीक है। क्योंकि डिज़ाइन की भी हमारे पास टीम है, लेकिन अलग से सेल करना डिज़ाइन क्या, हाँ यूआई यूएक्स हम कर लेते हैं, लेकिन वो लीड टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो जाता है। तो हमारे लिए यही सबसे ज़्यादा एक ही सर्विस है मोस्टली। तो हाँ, अगर मैं इसमें भी अगर कैटेगराइज करूँ तो ऐप डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हमारे लिए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और हम समझते हैं कि हम अपने आप को सेल ही अब ज़्यादातर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पे कर रहे हैं। एक और चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हम कर सकते हैं, हमारे सारे पाकिस्तानी कर सकते हैं, वो हम लोग भी बिजनेस करते हैं बुक कीपिंग का। आप पाकिस्तान से बैठ के यूएस में, यूके में बुक कीपिंग सर्विसेज बहुत सारे लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो भी एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, हम लोग भी कर रहे हैं। हमारे पास भी ये काम कर रहे हैं, हम अमेरिका में ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यूके में ये सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग पाकिस्तान से जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, बीकॉम सिंपल किया हुआ है, तो वो ये काम भी कर सकते हैं। तो दानिश भाई, इट्स जनरली सेड इफ यू आर द बेस्ट इन द रूम देन यू आर इन अ रॉन्ग रूम। सो CEOs, if they are the best or if they are not the best, तो अगर उनकी टीम में कोई और बेस्ट है तो how will they perform? And you personally, I know आपके पास मतलब आपकी ups and lows रहे हैं लाइफ में। 2020-2019 में आपकी मार्केटिंग एजेंसी hit the bottom, very bottom, और उसके बाद then you tried again और स्ट्रक्चर सब चेंज किया आपने। वो ट्रांजिशन कैसे हुई? You mentioned a couple of things, so I would want you to share that as well. देखिए, तकरीबन मैंने बहुत सारे बिजनेसेस किए हैं। मैंने एक पुराने ज़माने में वो song.pk करके होती थी, जहाँ से लोग MP3s गाने डाउनलोड करते थे, मैंने उस तरह की भी मेरी वेबसाइट थी। एक मैंने वेबसाइट बनाई थी, ई-कॉमर्स वेबसाइट, जिसमें हम ये जो फीमेल क्लोथिंग होती है इसका बिज़नेस भी एक दफ़ा स्टार्ट किया था। उसके अलावा जब मैं शुरू में मैंने जब काम स्टार्ट किया था, उस वक्त मैंने कुछ इंजीनियर्स हायर करके पाकिस्तान आर्मी के लिए कुछ इक्विपमेंट बना के वो भी डेमो कराए थे उनको, वो भी बेचने की कोशिश की थी। फैमिली का ऑयल बिजनेस मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, फिर उसके बाद फैमिली का ऑयल बिजनेस ज्वाइन करने के बाद जो है मैंने यहाँ पे सैस प्रोडक्ट कंपनी स्टार्ट करी, वो बंद हो गई। फिर उसके बाद मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करी, वो बंद हो गई। फिर उसके बाद मतलब इस दौरान भी और भी पता नहीं कितनी चीज़ें करी जो कि अभी सब मेरे जहन में भी नहीं है। मतलब कोई ना कोई हर वक्त कुछ ना कुछ नया आइडिया के ऊपर मैं काम करता रहा, और मैं समझता हूँ तकरीबन कोई 10 से 12 बिजनेसेस होंगे जो मैंने मुख्तलिफ टाइप के ट्राई किए और वो बंद हो गए। और उसके बाद जाके जब ये वहाँ की जो लर्निंग्स थी वो सीख के अब जब इधर इम्प्लीमेंट की, तो अल्लाह पाक ने भी यहाँ पे हाथ पकड़ लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। तो आपकी पर्सनली क्या लर्निंग रही है? कैसे आप खुद लर्न करते हैं न्यू थिंग्स? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो वहाँ के एक्सपीरियंस लोग जो उस प्रॉब्लम से गुजर चुके हैं ना, आप उनसे जाके मिलें और उनसे जाके सीखें। और जब जाएं तो आपका एटीट्यूड स्टूडेंट वाला होना चाहिए। वो हमारे यहाँ जिस तरह
पॉडकास्ट के नीचे कमेंट्स में था ना, मुझे सिखा कोल्ड ईमेल, हाँ। क्यों नहीं सिखा रहा तू मुझे कोल्ड ईमेल? अब मैं तुम्हारा कोई वालिद लगता हूँ, मैं तुम्हारे को सिखाऊंगा? मेरे पे क्या ऑब्लिगेशन है यार मैं तुम्हें सिखाऊं? जब मैंने किसी से सीखना होता है, जब अभी हम क्या करना चाह रहे हैं कि अपनी कंपनी, उसके अंदर हम अपने प्रोसेसेस जितने भी हैं उनको, पॉलिसीज को हम शरिया कंप्लाइंट करना चाह रहे हैं। अच्छा। तो जो लोग इस चीज़ों पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी कंपनी के अंदर ये काम किए हैं, मैं उनके पास खुद चल के गया हूँ और खुद चल के जाके उनसे रिक्वेस्ट करके, उनसे मैंने ये सीखने के लिए रिक्वेस्ट की कि मुझे भी आप सिखा दें, मेरी कंपनी के अंदर भी मैं ये चीज़ कर लूँ। हमें कहीं एचआर के अंदर प्रॉब्लम आती है, कैसे करना है, तो मैं लोगों से मौदबाना तरीके से, प्यार से, इज्जत से उन लोगों के साथ डील करता हूँ और एज अ स्टूडेंट मैं उनकी इज्जत करता हूँ और उनसे मैं चीज़ें सीखता हूँ। मैं जिशान के ऑफिस गया था, आपको याद है मैं आपके ऑफिस आया था, फाइवर के बारे में जब मैं सीखना चाह रहा था, मैं आपके ऑफिस आया था। तो मुझे किसी से कभी भी कोई चीज़ सीखनी हो, उसका सीखने का असूल सबसे पहला ये है कि आपको सीखने वाले माइंडसेट में और प्रोफाइल में आना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि यार मैं 400 आदमी की कंपनी चला रहा हूं, तू मुझे क्या सिखाएगा। हर आदमी आपको सिखा सकता है, चाय पिलाने वाला आपको सिखा सकता है, आपको मिनिस्टर सिखा सकता है, आपको मैनेजर सिखा सकता है, आपको इस दुनिया में हर आदमी सिखा सकता है। अगर आप सीखने के लिए आपका माइंडसेट होगा, आपको उसकी इज्जत भी उस्ताद वाली करनी पड़ेगी। मैं इसीलिए जिशान की इज्जत जो है उस्ताद वाली करता हूं। छोटा भी होगा हाँ, उस टाइम लेकिन ये मेरा उस्ताद है एक चीज के। जिशान जो है एक टॉपिक में है मेरा उस्ताद। मैं इसे, और जिस हम्बल तरीके से ये बात करता है वो भी मैं सीखता हूँ उससे। मैंने जिशान को कितनी दफा बोला, यार आप जिस तरीके से बात करते हो, इसको शायद जिशान को याद होगा या नहीं, मैंने इसको एक दफा बोला था, जिस प्यार से, मिठास वाले तरीके से आप बात करते हो, काश मैं भी ऐसे इसी तरीके से बात कर सकूं। तो जिससे जो चीज आप सीखना चाहते हो, आपको एज अ स्टूडेंट उसके पास जाके खिदमत करके वो चीज सीखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि मुझे सिखा कोल्ड ईमेल, ऐसे तो किसी को क्यों सिखाऊं मैं किसी को कोई चीज, मैं तो बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा ऐसे। डू यू स्पेंड ऑन ऑनलाइन कोर्सेज एज वेल? अ लॉट। अ लॉट? मैं, हाँ, आई एम ऑलवेज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन ऑनलाइन कोर्सेज। अभी एक और कोर्स है, वो तकरीबन $30,000 का कोर्स है, अभी मैं वो इंशाल्लाह सब्सक्राइब करूंगा। उसके अलावा भी मैं हर वक्त एटलीस्ट 4 to 5 कोर्सेज में मैं ख़रीद के रखता हूं और उनको मैं सीख रहा होता हूं, चीज़ों को, नई नई चीज़ों को सीख रहा होता हूं, ट्रेनिंग्स में होता हूं। हर वक्त मेरा काम ही ये है कि मैंने नई चीज़ें सीखते रहना। सो यूट्यूब पे तो सब कुछ फ्री अवेलेबल है, तो आप क्यों खरीदते हैं कोर्सेज? यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन जो है ना वो स्कैटर्ड होती है, और जो कोच आपको सिखा सकता है वो सारी इंफॉर्मेशन को कंडेंस करके 10 बुलेट पॉइंट्स में आपको बता सकता है और आपको बता सकता है यार ये चीज़ें करोगे तो ख्वारोगे। यूट्यूब पे और इन्फॉर्मेशन भी जो है ना वो जनरलाइज्ड होती है। तो अब मेरा स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, वो मैं जब अपने कोच को बताऊंगा तो मेरा कोच उसका स्पेसिफिक पर्सनलाइज सोल्यूशन, मेरे कस्टम टेलर्ड सोल्यूशन बताएगा मेरे हिसाब का। तो अब अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे $10,000-20,000 भी स्पेंड करना पड़ता है तो हैप्पीली आई विल स्पेंड, बिकॉज दैट विल सॉल्व माय प्रॉब्लम। बिल्कुल वही वाली बात, जैसे मैंने डॉक्टर वाली बात की थी कि आप डॉक्टर के पास जाते हो बीमारी लेके, डॉक्टर उसकी जो भी आपको इलाज बताएगा कराना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप कोच के पास जाते हो, वो आपका स्पेसिफिक, आपके हिसाब का प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएगा, आप उसको पैसे दें, आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। तो YouTube पे भी वो सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन उसमें फिर आपको टाइम लगाना पड़ेगा। आपको हो सकता है कि 1-2 साल लग जाए उस प्रॉब्लम को फिक्स करने में। राइट। हाउ अबाउट यू जिशान, व्हाट्स योर लर्निंग इज लाइक एज CEO? अच्छा, जो आपको पहला सवाल था कि आप रूम में और बंदे बैठे हुए हैं, अच्छे बंदे, तो मैं यही कहता हूँ अपनी टीम में कि सब, अगर, क्योंकि मेरी मोस्टली डेवलपमेंट एजेंसी है, ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, तो जो सबसे बेकार डेवलपर होगा वो मैं हूँ। अच्छा, ठीक है, सबसे खराब जो काम करेगा वो मैं ही करूँगा। तो और मुझे यही देखना है कि जो हम लोग हायर कर रहे हैं वो बहुत बेहतर हो, ठीक है। तो और अपने बंदों से जाहिर सी बात है सीखना है, हाँ, लेकिन उनको गाइड करना, उनको स्ट्रक्चर वाइज लेकर आना, वो मैं उनको गाइड कर सकता हूँ। लेकिन जब काम करने बैठूंगा तो मैं बहुत अच्छा काम नहीं करूँगा। काम करवाना किस तरीके से, हाँ, वो मैं जानता हूँ। ये बोलता इतने प्यार से, जो भी बोलता होगा लोग मान लेते होंगे, ये जो भी बोलता होगा वो मान लेते होंगे। तो अब मुझे क्या सिखाना है, मुझे मैनेजर को यही सिखाना है कि काम करवाना किस तरीके से, ठीक है। दूसरा काम मेरा क्या है, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन और सेल्स को किस तरीके से लेकर चलना है। तो अब मेरी लर्निंग कैसे है, मैं, जैसे दानिश भाई हैं, ठीक है, मैं आपसे मिलता रहता हूँ, ठीक है, दानिश भाई से मिलता रहता हूँ, हमारी जो एक पूरी कम्युनिटी है मैं इनसे मिलता रहता हूँ। अभी जो मैं अभी अफ्रीका वाला फार्मूला बता रहा था कि वो मुझे आफाक ने और अहमद ने बताया, डिजाइनर्स वालों ने।
I mentioned this in one of the previous episode. I would like to recall that again. Ali Abdal, यूट्यूबर है और टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी कोच है वो, और ही मेंशन्स के अगर मतलब आपको जो आपके सर्कल है वो ऐसा हो कि जिससे आप सीख सकते हो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो, तो अगर आपके दोस्त हैं वो आपसे अच्छे होने चाहिए, और अगर ऐसा है कि मतलब ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि आपसे अच्छे नहीं होते हैं। मैं अपने स्कूल के बाद, क्योंकि मैंने तो पढ़ा नहीं स्कूल के बाद, तो उसके बाद सारी गलत चीजें मैं ही सिखाता था सब लोगों को। और उसमें जो मजा आता है, मतलब मैं ये समझता हूँ कि उल्टे सीधे काम करने चाहिए, लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, गलत गलत चीजें लोगों को सिखानी चाहिए, बहुत मजा आएगा लाइफ में, मजा। So Ali Abdal was mentioning कि आपको अपने दोस्त छोड़ने की जरूरत नहीं है, you just need to connect with those people जो आपसे अच्छे हैं या बहुत अच्छे हैं। और वो कैसे होगा? You mentioned about podcast. तो जो 10 लोग हैं जिनका हमने इंटरव्यू किया, इंक्लूडिंग यू पीपल, आप लोग हर बंदे के लिए इतने लंबे टाइम के लिए अवेलेबल नहीं हो, बट दोज ऑफ देम जो कि ये देख रहे हैं और आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है वो 1 घंटा आपको जानने के लिए पहले वो काफ़ी है। बिल्कुल सही है। इसी तरीके से और जो 1000 कंपनी वाले लोग हैं उनकी एपिसोड्स मौजूद हैं पॉडकास्ट की, और बहुत सारी किताबें मौजूद हैं जिनसे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, तो वो एक 1-on-1 इंटरेक्शन ही है उन लोगों के साथ। सो ही वाज सेइंग कि भाई अपने दोस्तों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू स्पेंड मोर टाइम रीडिंग बुक्स, लिसनिंग टू पीपल, या फिर वॉचिंग पॉडकास्ट। ठीक है। सो क्लोजिंग नोट्स दानिश भाई, हाउ डू यू मैनेज योर फ्री टाइम इफ यू हैव एनी? वर्क लाइफ बैलेंस ऐसा कुछ होता है आपकी लाइफ में? देखिए, ये बहुत ही बकवास बात है वर्क लाइफ बैलेंस वाली। मुझे दुनिया की सबसे ज्यादा एब्सर्ड बात जो लगती है ना, इडियोटिक बात जो लगती है, जो बिल्कुल ही इलॉजिकल बात लगती है, वो वर्क लाइफ बैलेंस है। अच्छा। मतलब वर्क लाइफ बैलेंस मतलब एक जगह आप वर्क पे हो और दूसरी जगह आप जिंदा हो, तो वर्क पे क्या आप मुर्दार पड़े हुए हो? मतलब आपकी लाश जा रही है काम पे, क्या हो क्या रहा है उधर? या आप घर पे लाइफ है आपकी, दोस्तों के साथ लाइफ है, और काम पे आप मुर्दा बैठे हुए हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब भी आप इस तरीके से कोई भी काम करेंगे ना, दुनिया में कोई भी चीज उठा लें, आप उसमें ये काम करेंगे कि आधा टाइम आप उसमें जिंदा है, आधा टाइम आप मुर्दा है, वो काम आप कर ही नहीं सकेंगे। तो आपको जो काम करना है, सेम डिटर्मिनेशन के साथ, सेम विगर के साथ आपको वो काम करना है, ताकि आप फिर ही आपको लाइफ में रिजल्ट भी आएगा। काम पे जाके आप फौत हो जाएं और घर पे जाके आप दोस्तों के साथ जाके आप जो है दोबारा जिंदा हो जाएं, ऐसे पॉसिबल नहीं है। आपको एक ही डिटर्मिनेशन के साथ सारे काम आपको करने पड़ेंगे, काम पे भी ईमानदारी से चलना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में भी आपको मजा आएगा। वरना आप काम पे जाके रोज जो है वो क्या बोलते हैं, सेडिस्ट टाइप के लोग होते हैं, हर वक्त जो है अफसुर्दा बैठे हुए हैं, बेर मिनिमम अपना दे रहे हैं। आप अपने आप को आदत क्या डाल रहे हैं कि मुझे बेर मिनिमम करना है सारी जिंदगी, हर चीज में बेर मिनिमम करना है। आप अपनी रिलेशनशिप्स में बेर मिनिमम करेंगे, हर जगह बेर मिनिमम करेंगे। आप अपने आप को आदत आपको ये डालनी है कि मुझे हर जगह 110% करना है। अगर आप हर जगह 110% करेंगे, तभी आप काम में भी ग्रो करेंगे, आपके घर पे भी आपकी इज्जत होगी। अभी तो आप जाएंगे घर पे, अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस वाले आदमी, आप घर पे जाएंगे, आपकी बीवी दूसरी दफा सालन नहीं देगी आपको, आप मांग के देखें कभी उससे। तो बात यह है कि आप काम पे भी आप 110% दें, वहाँ पैसा कमाएं, पैसा कमा के घर वालों को भी अच्छी लाइफ दें, तो इस तरीके से आपकी हर चीज़ अच्छी हो सकती है। मैं अपनी वर्क लाइफ बैलेंस का जिस तरीके से एक ये बना हुआ है, मैं क्या करता हूँ, मैं हर वक्त ही काम कर रहा होता हूँ। मैं कभी भी फ्री नहीं होता, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे कुछ भी हो, 14 अगस्त हो, कुछ भी हो, मैं हर वक्त काम पे हूँ, हर वक्त काम के लिए अवेलेबल हूँ, हर वक्त मैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अवेलेबल हूँ, हर वक्त मैं अपने क्लाइंट्स के लिए अवेलेबल हूँ। पढ़ने के लिए भी मेरे पास टाइम होता है, मैं पढ़ भी रहा होता हूँ, कोर्सेज भी कर रहा होता हूँ, मूवीज भी देख रहा होता हूँ, बुक्स भी पढ़ रहा होता हूँ। तो ये लाइफ है मेरी, ये कंप्लीट लाइफ है। उसमें ऐसा नहीं है कि लाइफ में से एक हिस्सा निकाल के मैंने वर्क के लिए रखा हुआ है, दूसरा हिस्सा निकाल के, मैं कंप्लीट पर्सनैलिटी हूँ, तो मैं सारी चीजें एक साथ लेके चलूंगा ना। ये तो नहीं होगा कि मैं आधा टाइम किसी चीज को दे दूं, आधा टाइम किसी चीज को दे दूं। तो मुख्तसरन वर्क लाइफ बैलेंस मेरे सामने तो बिल्कुल ही एब्सर्ड बात है, मैं उसको नहीं बिल्कुल मानता। How about you, Zishan? अच्छा, जो मेरी जर्नी रही है शुरू से, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा काम किया। मुझे याद है मैं 2012 से मैं काम ही कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैंने यूनिवर्सिटी किया, यूनिवर्सिटी में भी मैंने ट्यूशन्स दिया और मैंने बहुत काम किया। तो अच्छा, अब जब पहले तो इतने वसाइल नहीं थे, लेकिन अब ये है कि अब मैं कर सकता हूँ। अभी भी मैं 14, 15, 16 घंटे में काम कर रहा होता हूँ। अभी मैं संडे को आप यहाँ आने से पहले मैं मीटिंग लेकर आया हूँ,
तो इसको मैं बैलेंस इस तरीके से कर सकूँ, हर 3 से 4 महीने में मैं एक ट्रिप करके आ जाता हूँ, ठीक है। और मैं अपनी जो भी मेरी थकन होती है, वो मैं यहाँ पर तो ये हो जाता है कि आप थोड़े से और मोटिवेटेड हो जाते हो, आप थोड़े से और चार्ज हो जाते हो अगले सही। 4 महीने के लिए। तो मैं पिछले 2 साल से मैं यही 2-3 साल से मैं यही कर रहा हूँ। फैमिली टाइम अलग से डेडिकेटेड होना चाहिए कि फैमिली टाइम है, इसके अंदर मैं काम नहीं करूंगा या कॉल कर ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये आपका रिस्क है। आपकी फैमिली टाइम जब है तो फैमिली को भी पता है ना कि ये पैसा लाके हमें ही दे रहा है, अनलेस आप कहीं और ले जाते हो, मतलब पैसा तो आप फैमिली को ही लाके दे रहे हो। तो फैमिली अगर आपको मना कर रही है कि यार आप काम, मतलब ये ऐसी फैमिली क्यों है आपकी जो आपको मना कर रही है कि हमें पैसे ना लाके दो, या ऐसी जगह काम ना करो जहाँ से आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं और वो पैसा आप हमारी वेलबींग के लिए इस्तेमाल कर रहा हो, ऐसी फैमिली क्यों मना कर रही है? फैमिली को आप ऑन बोर्ड करें, फैमिली को भी समझाएं कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ हमारी खुशी के लिए ही कर रहा हूँ, और आप काम भी करेंगे, आपकी तरक्की भी होगी, फैमिली भी इंजॉय करेगी, आप भी इंजॉय करेंगे। और मैं जब अपने स्ट्रगलिंग फेज पे था तो मेरा ख्याल है उस वक्त मैंने तकरीबन 12 साल कोई वेकेशन पे नहीं गया, मैं कोई वेकेशन नहीं करी, कहीं घूमने फिरने नहीं गए, सिर्फ काम किया और काम किया, तब जाके हम आगे बढ़े ना। वरना आप थोड़ा काम करें फिर अपना फोकस छोड़ के आप अगली तरफ निकल जाएं। तो फोकस असल चीज़ है, फोकस गोल्ड से ज़्यादा महंगा है फोकस। अगर आप अपने फोकस को बार बार खराब कर रहे हैं, एक काम पे आप यकसुई के साथ लगे हुए, फिर उसको छोड़ के फिर आपका वीकेंड आ गया, वीकेंड पे आप फौत हो जाते हैं, फिर मंडे को आप दोबारा जिंदा हो जाते हैं, ऐसे कैसे आप कोई काम कर सकते हैं? मैंने आपको शुरू में भी बोला कि अगर आप एक काम के ऊपर लंबे अरसे तक हार्डवर्क कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, फिर आपको सक्सेस मिलेगी। वरना अगर आप हर थोड़े थोड़े दिन बाद उससे अपना फोकस हटाते रहेंगे तो आप उस पर लंबे अरसे तक नहीं चल सकते। तो फैमिली, लाइफ, फ्रेंड्स, हर किसी को पता होना चाहिए कि यू आर ऑलवेज वर्किंग एंड यू आर ऑलवेज एंजॉइंग। यू शुड बी ऑलवेज एंजॉइंग योर वर्क। आपको जेल में बंद होने की जरूरत नहीं है। फैमिली को बहुत सपोर्टिव होना चाहिए यहाँ पर। किस तरीके से आपकी वाइफ आपको सपोर्ट कर रही है? एक मिसाल है, आप बैठे हुए हैं मूवी देख रहे हैं वाइफ के साथ और एक मैसेज आ गया कॉल पर आ जाओ क्लाइंट का। हाँ, तो कितनी बार ऐसा होता है कि मेरी मूवीज आधी छूट जाती हैं और मुझे कॉल पे जाना पड़ता है, फिर मैं जब आता हूँ तो वाइफ सोई हुई लेकिन होती है। क्या इससे हाँ, तो इससे आपको खुशी होती है या अफसोस होता है? भाई आपका इससे आपको सक्सेस ही मिलती है ना, इससे आपको Exactly. अच्छा ही लगता है आपको, और लाइफ में आपकी और ज्यादा जो भी आप करना चाहते हैं आपको पावर मिलती है वो बिल्कुल। करने की। तो ये अच्छी बात ही है, इसमें कोई मूवी छूट गई यार दोबारा लगा लेंगे। हाँ, नॉट गोइंग एनीवेयर। हाँ, नॉट गोइंग एनीवेयर। ऐसा ही। Thank you so much, Danish bhai, for joining us again, and Zishan. Wonderful to have you again on the first episode of season 2. The aim was to share the journeys of people जिनसे मैं personally खुद inspire हुआ हूँ, कुछ सीख सका उनसे, और जो audience है हमारी वो आप लोगों से सीख सके. So thank you so much again for taking your time. थैंक यू।